हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज तो सब लोग उपस्थित हो ही चुके होंगे। यस, गुड। तो आज से हम लोग अपने एक नए टॉपिक को आरंभ करेंगे। टॉपिक है हमारा भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी। कल तक तो हमने समाप्त किया था समुद्र विज्ञान को। आज से हम लोग अपने भू आकृति विज्ञान वाले टॉपिक को पढ़ेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी। पाठ्यक्रम के दृष्टिकोण से देखा जाए, पाठ्यक्रम के दृष्टिकोण से तो ये पहला टॉपिक आपको पाठ्यक्रम में दिखाई देगा, लेकिन अध्ययन के क्रम में इसे दूसरे ऑर्डर पे हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी। सबसे पहला प्रश्न उठता है कि भू आकृति विज्ञान है क्या। आफ्टर दैट हम इस पर यह बात करेंगे कि भू आकृति विज्ञान के पाठ्यक्रम में कौन कौन से विषय वस्तु आएंगे। दो बातें, भू आकृति विज्ञान है क्या और भू आकृति विज्ञान के पाठ्यक्रम में कौन कौन से विषय वस्तु आएंगे। दो बातें सबसे पहले आपको देखनी है। फिर से बता दूं, इस विषय वस्तु में भी 99.9% पोर्शन मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। 0.1% आपको होमवर्क मिलेगा। इस टॉपिक को भी पढ़ने में आपको लगभग 18 दिन का टाइम चाहिए। पर्याप्त, तैयार रहिए। रोज रोज पूछने की जरूरत नहीं है, दिन प्रतिदिन पूछने की जरूरत नहीं है कि सर कितने दिन टाइम लगेगा, कितने सालों में कोर्स पूरा होगा। ये सब पूछने की निरर्थक जरूरत नहीं है। बेसिकली भूगोल के जो शुरुआती 3 टॉपिक हैं, द सालिएंट फीचर ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, जिन्हें सिलेबस के अंतर्गत लिखा जाता है, उनका संबंध डायरेक्टली इंडियन ज्योग्राफी से भी होता है। डायरेक्टली इंडियन ज्योग्राफी से होता है। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे यहां पर हम प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत पढ़ रहे होंगे और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के आधार पर पर्वतों की उत्पत्ति पढ़ेंगे, तो इसी के साथ हमारा हिमालय की उत्पत्ति आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अगर इसके अंतर्गत हम नदी तंत्र या अपवाह तंत्र पढ़ रहे होंगे, तो इसी के साथ भारत का नदी तंत्र आप समझ रहे होंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात की नहीं? अगर यहां पर हम ज्वालामुखी या भूकंप की बात कर रहे होंगे, तो भारत के संदर्भ में भी ज्वालामुखी एवं भूकंप की घटनाओं का जिक्र आप मुझसे सुन रहे होंगे। तो पढ़ने में तो निश्चित रूप से ऐसा आपको लग सकता है कि आप एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, पर रियलिटी ये होती है कि इससे जुड़े हुए दूसरे टॉपिक की भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी साथ साथ होती जाती है। इसलिए इस खंड को पढ़ने में पर्याप्त समय लगता है। जो विद्यार्थी इन खंडों को बेहद तल्लीनता के साथ पढ़ता है, लगाव के साथ और जुड़ाव के साथ पढ़ता है, उसको भारत के भूगोल में तमाम सैद्धांतिक पक्षों को समझने में जरा सी भी देरी नहीं लगती। जैसे हमने यहां पर नाम लिया, पढ़ाया, वहां पर तुरंत बातें अपने आप समझ में बात आ जाएंगे। अब हमें समझाना है कि उत्तर भारत का मैदान, चाहे आप बंगाल की बात करें, चाहे बिहार की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे पंजाब मैदान की बात करें, यह टेथिस भूसन्नति के गर्त क्षेत्र में निक्षेपण से बना है। ना आपको टेथिस भूसन्नति समझाना पड़ेगा, ना आपको गर्त क्षेत्र समझाना पड़ेगा, ना आपको निक्षेपण समझाना पड़ेगा। बस एक सेंटेंस बोला, हमारा काम खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सारे शब्द यहां पर समझने हैं, तो वहां का वो सारा काम खत्म हो चुका होगा। इसीलिए
बेहद ही जुड़ाव के साथ इस टॉपिक को पढ़ने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ओके, बस इतना ध्यान रखना कि इन तमाम महत्वपूर्ण टॉपिक्स को इतना बढ़िया से तौर तरीकों के साथ पढ़ते हुए भी आपका समय उतना ही लगने जा रहा है। एकदम प्रॉपरली फ्रेम्ड है, टाइम प्रॉपरली फ्रेम्ड है, ताकि आपको कहीं कोई कठिन ना लगे, कोई बात कहीं कोई कठिन ना लगे। आज से ही देखिएगा कितना इंटरेस्ट इस पे जगेगा, आपका कितना इंटरेस्ट जगेगा। तो व्हाट इज जियोमॉर्फोलॉजी? शब्द को ही अगर आप विश्लेषित करो कि भू का मतलब है पृथ्वी, भू का मतलब है पृथ्वी, आकृति का मतलब है पृथ्वी में पाई जाने वाली आकृतियां। भू का मतलब क्या हो गया? पृथ्वी, मेरी पृथ्वी हो गई, अर्थ हो गई। जियो, जो जियो शब्द है इसका मतलब ही होता है पृथ्वी। और आकृति का मतलब मॉर्फोस, जो शब्द दिया हुआ है मॉर्फोस, मॉर्फोस का मतलब होता है उच्चावच या स्थलाकृतियों की विविधता। आखिर ये शब्द जो मैंने उच्चावच यूज किए हैं, स्थलाकृतियां यूज किए हैं, वो क्या हैं? उच्चावच, जिसे इंग्लिश में हम टोपोग्राफी कहते हैं। देखो यहां पर भी फिर से बता दूं आपको, जियोमॉर्फोलॉजी में ढेर सारी नई नई शब्दावलियां भूगोल की आएंगी, हिंदी की नहीं, भूगोल के वर्ड्स आएंगे। अब उच्चावच को हिंदी में ही उच्चावच कहते हैं, इंग्लिश में टोपोग्राफी कहते हैं। आपको यह उच्चावच ही समझना पड़ेगा, स्थलाकृति ही समझना पड़ेगा। इसके लिए कोई सरल हिंदी आप नहीं लिखोगे। हाँ, इनके उदाहरण आप समझ सकते हो, जो कि आज हम यहां क्लास में हम समझाएंगे। ये सब चीजें आप समझ सकते हैं, ये समझ सकते हैं। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना कि भू मीन्स पृथ्वी है, और यहां जहां जब तक बात की जाएगी पृथ्वी की, इसका मतलब है कि पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की भूपरपटी है, पृथ्वी का ऊपरी भाग है। क्योंकि हम जिस भाग पर रहते हैं उसी को पृथ्वी मानते हैं। हमारी एक आम धारणा होती है कि यह हमारी पृथ्वी माता है, यह हमारी भारत माता है, हम जिस भाग पर रहते हैं वो हमारी पृथ्वी है। समझना मेरी बात की नहीं? तो भूमंडल पर जो विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं? उच्चावच पाए जाते हैं। नाउ व्हाट इज उच्चावच? स्थलाकृतियां पाई जाती। नाउ व्हाट इज स्थलाकृतियां? स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। स्थलाकृतियां, इनके अध्ययन के विज्ञान को ही या इनके विज्ञान को ही भू आकृति विज्ञान कहा जाता है। तो उच्चावच क्या है मित्रों? जिसे आप टोपोग्राफी इंग्लिश में कहते हो, उच्चावच को क्या कहते हो? टोपोग्राफी के नाम से जानते हो। तो ये क्या कहलाता है? तो पहले इसे समझो और फिर स्थलाकृतियों को समझना। इसे कहते हैं लैंड फॉर्म्स, लैंड फॉर्म्स, फॉर्म्स। तो उच्चावच क्या है? दो शब्द से बनकर मिलकर बना है। उच्चा मीन्स ऊंचाई, वच का मतलब होता है गहराई। क्या होता है? उच्चा, वच, ऊंचाई एवं गहराई, बड़े सरल अर्थों में। कोई भी लैंड मास है, भूद्रव्यमान है, उसमें निश्चित रूप से लंबाई पाई जाएगी, चौड़ाई पाई जाएगी, ऊंचाई पाई जाएगी, गहराई पाई जाएगी, ढाल प्रतिरूप पाया जाएगा। इन सब का अध्ययन करना ही किसी भी भूद्रव्यमान, भूद्रव्यमान का मतलब कोई पर्वत है, पठार है, घाटी है, पहाड़ियां हैं, मैदान है, कोई भी अगर आप एक लैंड मास उठा लें, इन सबको लैंड मास कहेंगे, भूद्रव्यमान कहेंगे। इन सभी लैंड मास को उठा लें तो इन सभी के बारे में जो आप अध्ययन करते हैं तो यह सब अपने आप में उच्चावच हैं, क्योंकि इन सब की अपनी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ढाल प्रतिरूप आदि पाया जाता है, तो सब उच्चावच कहलाते हैं। और इन सब के समूह को स्थलाकृतियां कहा जाता है, लैंड फॉर्म्स कहा जाता है। यहां तक कि दोस्तों महाद्वीप भी अपने आप में एक उच्चावच है, सागर भी अपने आप में एक उच्चावच है, क्योंकि महाद्वीप की भी अपनी लंबाई है, अपनी चौड़ाई है, अपनी ऊंचाई है, अपना विस्तार है, अपना ढाल प्रतिरूप है। तो सागर के संदर्भ में भी ऐसी ही चीजें आपने देखा कि सागरीय तली की भी अपनी एक बनावट है, गहराई के आधार पर वहां बनावट होती है, वहां पर गहराई के आधार पर बनावट होती है। तो ये तमाम चीजें
एक साथ मिलकर जो उच्चवचकी हैं वो स्थलाकृति कहलाती हैं। अगर महाद्वीप में उपस्थित है तो महाद्वीपीय स्थलाकृतियां कहलाएंगी, और अगर सागर में उपस्थित है तो सागरीय स्थलाकृतियां कहलाएंगी। इन सभी का जो विहंगावलोचन करना है, इन सभी का जो विहंगावलोकन करना है, इन सभी को जो विस्तृत रूप से देखना है, पढ़ना है, वही दोस्तों यहां पर भू आकृति विज्ञान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भू आकृति विज्ञान कहलाएगा। उच्चवच का मतलब केवल ऊंचाई नहीं होता है। उच्चवच को अगर एक शब्द में कहना है तो आप ढाल प्रतिरूप अवश्य कह सकते हैं, श्लोप पैटर्न अवश्य कह सकते हैं, जिसमें ऊंचाई, गहराई तथा किसी स्थलाकृति की तिर्यक ढाल के बारे में बात की जाती है। इतना कह सकते हो, लेकिन सच्चाई है कि इन तमाम पक्षों को जोड़ना पड़ेगा। यूपीएससी फॉर्म निकल गया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा, एक बात और फिर से बता दूं, क्लास शुरू करते ही आप लोगों को जानकारी हो। दोस्तों, हमेशा एक बात ध्यान रखना कि आप लोग डिमांड्स करते रहते हो और आप लोगों के कमेंट्स देखता हूं, और मैं जानता हूं बहुत अच्छे बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनका नुकसान होता है, और हर क्लास में 90 to 95% बच्चे तो बहुत अच्छे होते हैं, और जो 5% अच्छे नहीं होते, मैं उनको कभी ऐसा नहीं समझता, वो सब भी अच्छे होते हैं, लेकिन थोड़ा सा भटकी हुई मानसिकता के होते हैं, और उनकी भटकी हुई मानसिकता को ठीक करना तो दोस्तों हमारी ही जिम्मेदारी है ना। उनको ऐसा लगता होगा नहीं उनकी अपनी जिम्मेदारी, लेकिन नहीं, 3 की ही जिम्मेदारी है। एक तो माता पिता की जिम्मेदारी है, वो तो जिम्मेदारी निभा ही रहे हैं, पैसे दिए हैं कि पढ़ो शायद सद्बुद्धि आए। दूसरा आपकी जिम्मेदारी बनती, क्योंकि आप सब दोस्त हो, आप सब उनके कोलीग्स हो, आप सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि सहयोग करो, थोड़ा सा उनके लिए सहयोग करो। तो तीसरी हमारी जिम्मेदारी तो सबसे ज्यादा बनती है। इसीलिए एक एक सेकंड्स में किसी भी समय कमेंट्स पैड या चैट पैड आपका बंद नहीं होगा मेरे सामने। मैं चाहता भी हूं कि सारी संस्था, ये सब लोग आपकी बदमाशियों को देखते चले जाएं, ये चाहता भी हूं। कल बेसिकली ऑप्शनल की क्लास इसीलिए नहीं हो पाई थी क्योंकि संस्था के सभी कुछ महत्वपूर्ण जो बॉडीज हैं उनके साथ मीटिंग्स थी, सारी चीजें हैं, सब चीजें थी। उन सब में भी सबने अपने अपने तरीके से कहा कि सर आपकी प्रॉपर स्वतंत्रता है, आप जब जो कहेंगे वो होगा, लेकिन ना कुछ नहीं होगा। आपके सारे कमेंट्स पैड्स मेरे सामने खुले होंगे, जितने भी दिख रहे हैं यहां पर मेरे, और उन सब के साथ आपकी बदमाशियां मैं भी देखूं और सारी संस्था भी देखे। ध्यान रखना, इसी के प्रयास चल रहे हैं। अब यह है कि कहते हैं ना कि भगवान कृष्ण ने शिशुपाल को 100 गलतियां करने के लिए छूट प्रदान की थी, बट आपके लिए ऐसी 100 गलतियों की छूट नहीं है। देखते हैं आप कब तक ऐसी गलतियां करते हैं। संस्था भी देखे, आप भी देखो, और जरूरत पड़ने पर आपके माता पिता भी देखे। इसलिए ये सब चीजें ओपन रहेंगी, हर वक्त ओपन रहेंगी। आप में अगर अनुशासन है तो फालतू के कमेंट्स करना बंद करेंगे और पढ़ेंगे, स्टेप वाइज स्टेप, हर एक बात बढ़िया से पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे मित्रों, ध्यान से, ठीक है। तो चलो सबसे पहले लिखो भू आकृति विज्ञान के बारे में। लिखो लिखो भूगोल, भूगोल पृथ्वी के भूपर्पटी, पृथ्वी के भूपर्पटी पर्पटी के उस भाग के अध्ययन का, के उस भाग के अध्ययन का विषय है, उस भाग के अध्ययन का विषय है जहां जहां मानव जाति निवास करते हुए, मानव जाति निवास करते हुए अपनी नहीं, अपने विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों का, विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों का
संपादन करती है, संपादन करती है। पूर्ण विराम लगाएं, पूर्ण विराम लगाएं तो फिर लिखेंगे भूपर्पटी, भूपर्पटी भिन्न भिन्न ऊंचाई, भिन्न भिन्न ऊंचाई, ऊंचाई गहराई, गहराई लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई, अर्थात अर्थात पृथक पृथक ढाल प्रतिरूपों, पृथक पृथक ढाल प्रतिरूपों वाले भूद्रव्यमानों से युक्त है, ढाल प्रतिरूपों वाले भूद्रव्यमानों से युक्त हैं, जिन्हें उच्चावच कहा जाता है। स्पीड मेंटेन रखो। जिन्हें उच्चावच कहा जाता है, जिन्हें उच्चावच कहा जाता है, जैसे जैसे पर्वत पहाड़ियां, पर्वत पहाड़ियां, पठार, पठार, मैदान आदि, मैदान, घाटी आदि, कुछ भी लिख दो, घाटी आदि। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। फिर लिखेंगे विभिन्न विभिन्न वर्गों वाले स्थलाकृतियों के, सॉरी, विभिन्न वर्गों वाले उच्चावचों के समूह को ही, विभिन्न वर्गों वाले उच्चावचों, उच्चावचों के समूह को ही स्थलाकृतियां कहा जाता है, कहा जाता है, कहा जाता है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। इतना लिखा। पूर्ण विराम लिखने के बाद फिर पैरा चेंज करो, लिखो भू आकृति विज्ञान से आशय, भू आकृति विज्ञान से आशय। अब ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन विषय से जुड़ना है आपको। भू आकृति विज्ञान से आशय भूगोल के उस खंड से है, भूगोल के उस खंड से है जिसमें भूपटल में उपस्थित, भूपटल में उपस्थित विविध प्रकार की स्थलाकृतियों, विविध प्रकार की स्थलाकृतियों, स्थलाकृतियों का अध्ययन किया जाता है, विविध प्रकार की स्थलाकृतियों का अध्ययन किया जाता है। अब एक नाम, केवल एक नाम, नाम याद भी रहेगा तो चलेगा, नहीं भी याद रहेगा तो भी चलेगा, पर याद करो। याद करने के लिए तो बैठे हो ना। यूपीएससी क्वालिफाई करके आईएएस बनना है, कुछ तो अपने आप को डिफर करना होगा, मेहनत, कड़ी मेहनत से डिफर करना होगा। तो एक नाम लिखाता हूं, पैरा चेंज करते हुए लिखना है कि सैलिसबरी, सैलिसबरी महोदय ने, सैलिसबरी महोदय ने विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों को, विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। पहली श्रेणी कौन सी है? तो लिखें प्रथम कोटि। कोटि का मतलब होता है ऑर्डर, क्रम।
कोटि का मतलब क्या होता है? ऑर्डर या क्रम। तो प्रथम क्रम न लिख के कोटि शब्द लिखना है। प्रथम कोटि की स्थलाकृतियां, स्थलाकृतियां, प्रथम कोटि की स्थलाकृतियां डैश देकर लिखेंगे। इसमें क्या क्या आएगा? इसमें लिखेंगे महाद्वीप एवं महासागर, दो चीजें इसमें आएंगी। प्रथम कोटि मतलब पृथ्वी की सबसे बड़ी लैंडफॉर्म्स कौन से हैं, स्थलाकृतियां कौन सी हैं? तो महाद्वीप हैं और महासागर हैं, इनके बारे में आपको बताना है। तो दूसरे नंबर पर यहां द्वितीय कोटि की स्थलाकृतियों के बारे में बात करना है। द्वितीय कोटि की स्थलाकृतियों की बात करनी है। तो इसमें लिखना है कि पृथ्वी की आंतरिक शक्ति, दो प्रकार की शक्तियां कार्य करती हैं और इसमें पढ़ना है इस पूरे टॉपिक में, जियोमॉर्फोलॉजी में। पृथ्वी की आंतरिक शक्ति जो अंदर से काम करती है, जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी है, प्लेट विवर्तनिक क्रिया है, ये सब अंदर की शक्ति से कार्य करता है। तो लिखना है पृथ्वी की आंतरिक शक्ति के प्रभाव से, पृथ्वी की आंतरिक शक्ति के प्रभाव से महाद्वीपों एवं सागरीय तली में, महाद्वीपों एवं सागरीय तली में निर्मित होने वाली स्थलाकृतियां जैसे पर्वत, पठार, मैदान, घाटी, द्वीप समूह आदि ये सब उच्चावच हैं, सब स्थलाकृतियां हैं। तो तीसरे नंबर पर लिखो तृतीय कोटि की स्थलाकृतियां, तृतीय कोटि की स्थलाकृतियां मोहित, मैंने बोला ना कि कोटि का मतलब है क्रम, कोटि का मतलब है ऑर्डर। अब उसकी जगह पर अमुख लिख सकते हैं कि नहीं, स्थल लिख सकते हैं कि नहीं? नहीं लिख सकते हैं। यही शब्द लिखना है जो शब्द भूगोल वेत्ताओं ने दिया है, जो शब्द क्योंकि भूगोल पढ़ रहे हो, यहां पर ध्यान रखना है कि हम अपने गांव का विज्ञान नहीं पढ़ रहे हैं जो हमारे फलाने ताऊ ने दिया है, जो हमारे फलाने काका ने दिया, वो नहीं पढ़ रहे हो दोस्तों। यहां पर आप भूगोल पढ़ रहे हो तो शब्दवलियां भी वही प्रयोग करनी होगी जो भूगोल वेत्ताओं ने दी है ना? उन्हीं के अनुसार तो पढ़ोगे ना, ये अपने अनुसार नहीं। भूगोल हम अपने अनुसार कुछ भी अभी नहीं पढ़ रहे हैं। भारत के भूगोल में भी बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी होगी, सिडनी के अनुसार, बुराड के अनुसार, OH के स्पेट के अनुसार। अपने अनुसार हम कहां पढ़ते हैं? मॉनसून भी पढ़ना होगा तो हमें पढ़ना होगा मॉनसून चैंपियन के अनुसार पढ़ना होगा, मॉनसून फॉन के अनुसार पढ़ना होगा, मॉनसून हैली के अनुसार पढ़ना होगा, मॉनसून मोनेक्स के अनुसार पढ़ना होगा। भूगोल में हम अपने अनुसार चीजों को नहीं पढ़ते हैं। अपने अनुसार जब आप रिसर्च करते हो, शोध करते हो, तब आप चीजों को पढ़ते हो। यहां तो आप भूगोल को एक जनरलाइज्ड वे पर पढ़ रहे हो कि फलाने ने ऐसा बताया है, इसके बारे में वो ये पढ़ रहे हैं। हां, ये बात सच है कि उनका यहां पर गहन शोध होता है, तभी उनकी बातें सब्जेक्ट में शामिल होती हैं। जैसे ऑप्शनल की कक्षा में और GS की कक्षा में तमाम विद्यार्थी इस समय प्रश्न पूछना शुरू कर दिए कि सर पृथ्वी का घूर्णन तो उसी तरह से चल रहा है, लेकिन पृथ्वी के अंतरतम में जो घूर्णन हो रहा था धीरे धीरे रुक रहा है सर, उसको पढ़ाइए। अरे दोस्तों, मैंने बताया कि जब तक विज्ञान उस विषय पर पूरी बात नहीं कर देता तब तक भूगोल उस विषय को नहीं पढ़ाता है। हाँ, मुझसे अगर अलग से एक भूगोल विषय के शिक्षक होने के अलावा अगर आप पढ़ेंगे तो मैं शानदार तरीके से उसको बताऊंगा कि पृथ्वी के अंतरतम में जो घूर्णन है वो हमेशा एक जैसा प्राप्त नहीं होता, वैक्सिंग एंड वैनिंग फेज में प्राप्त होता है। जब वैनिंग फेज से पुनः वैक्सिंग फेज में आता है तभी पोलर वेंडरिंग एंड पोलर रिवर्सल की घटनाएं आती हैं। यह घटना
यदि लगभग 1 लाख वर्षों में घटित हो तो उसे बेसिकली हम लोग पोलैरिटी इवेंट्स कहते हैं। और आपसे पहले वाले बैच में मैंने ये बात पढ़ाई भी हुई, संकल्प में ये सारी बातें पढ़ाई हुई हैं। और अगर यही घटना लगभग 10,07 से 10 लाख वर्षों में घटित हो रही हो तो उसे इपोक पोलैरिटी के नाम से जानते, सब कुछ पढ़ाया है। मैंने कहा था ना कि राजेश मिश्र इतना पढ़ा देते हैं कि आपको एक प्रश्न ऐसा नहीं होता जिसका जवाब ना हो। आपको भी पढ़ाएंगे, आपकी क्लास में भी बात करेंगे कि पृथ्वी का जो कोर है उसके घूर्णन दर में कमी आ रही है। घूर्णन दर में कमी आ रही मतलब कुछ माइक्रो सेकेंड्स के लिए पृथ्वी का भी घूर्णन घटेगा। समझ रहे हैं मेरी बात कि नहीं? और वो जो माइक्रो सेकेंड में पृथ्वी का घूर्णन रुक रहा होगा तो सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य की दूरी में अंतर आएगा। सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य में जो अंतर वो माइक्रो मिलीमीटर का भी आ रहा है, उसका क्या प्रभाव आएगा, सब पढ़ाएंगे यार। मस्ती से पढ़कर तो देखो, मस्ती से पढ़कर देखो। मजा ना आ जाए तो बताना, मजा ना आ जाए तो बताना। तो ध्यान से, यहां पर ध्यान से मैंने बताया तृतीय कोटि की स्थलाकृतियां, इनका निर्माण तो पृथ्वी के आंतरिक बल के प्रभाव से हुआ, आंतरिक शक्ति के प्रभाव से हुआ। लेकिन पृथ्वी के बाहर भी कुछ शक्तियां कार्य करती हैं, पृथ्वी के बाहर भी कुछ बल कार्य कर रहे होते हैं। आखिर वो कौन सी शक्ति है, आखिर वह कौन सा बल है जो पृथ्वी के बाहर कार्य करता है? बाहर अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपणकारी शक्तियां हैं। अपर्दन हुआ, आप नोटिस करना, अपर्दन नोटिस करना कि क्या है। मिट्टी का ढेर लगा हुआ है, प्रेशर से आप पानी उस पर डालो तो मिट्टी का ढेर कट कट कर यहां से पानी के प्रवाह के साथ आगे बहकर चला जाएगा। मिट्टी का जो ये कटाव हुआ है यही है अपर्दन। तो ये अपर्दन मिट्टी के कटाव में तो आपको जल्दी से दिखता है, पर चट्टानों में दिखता नहीं है। चट्टानों में क्या होता है, दिखता नहीं है। धीरे 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 वह कटाव होता रहता है। कटाव की प्रक्रिया है अपर्दन, और उसे भी एक शक्ति के रूप में लिया जाता है। लेकिन यह बाहरी शक्ति है, क्योंकि भूपटल के बाहर काम करती है, अंदर कार्य नहीं करती है। तो यहीं पर तृतीय कोटि की स्थलाकृतियों में लिखना है कि पृथ्वी के बाहर, पृथ्वी के बाहर क्या कार्य करने वाली बहिर्जात शक्तियों, कार्य करने वाली बहिर्जात शक्तियों जैसे अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण, तीनों शब्द लिखना है। अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण, निक्षेपण आदि के प्रभाव से, आदि के प्रभाव से निर्मित स्थलाकृतियां आती हैं, स्थलाकृतियां आती हैं। अब इसमें से कैसे होगा, मजे की बात आपको बताता हूं। जैसे नदी है, नदी भी अपक्षय अपर्दन का कार्य करती है। तो नदी निर्मित की, नदी अपर्दन करेगी तो अपर्दनात्मक स्थल रूप का निर्मित करेगी, और निक्षेपण करेगी तो निक्षेपात्मक स्थल रूप निर्मित करेगी। निक्षेपण उदाहरण देकर बताता हूं। जैसे नदी के अपर्दन से आपने सुना होगा कि नदी ने गॉर्ज का निर्माण कर दिया है, नदी ने कैनियन का निर्माण कर दिया है। आपने सुना होगा कि नदी ने वी आकार की घाटी का निर्माण कर दिया है। नदी जलमार्ग में जलप्रपातों का निर्माण हो चुका है। तो जो ये पढ़ते हो वो अपर्दन है। पर दूसरी तरफ नदी ने बाढ़ के समय तटबंधों के आसपास बहुत अधिक मात्रा में अवसादों का जमाव किया, और जो अवसादों के जमाव से मैदान निर्मित होता है ना, उसे ही निक्षेपात्मक बाढ़ का मैदान, फ्लड प्लेन कहते हैं। निक्षेपण करेगी नदियां, और निक्षेपण करते हुए क्या बनाएंगी, बाढ़ का मैदान बना देंगी। और इतना बस नहीं बनाती, निक्षेपण के द्वारा नदियां डेल्टा का निर्माण कर देती हैं। निक्षेपण के द्वारा नदियां
तटबंधों का निर्माण कर देते, ढेर सारी स्थलाकृतियां बनाएंगे। तो नदियां अपर्दन और निक्षेपण से स्थलाकृतियां बनाई। ध्यान से, पवन है, पवन भी इसी तरह से दो प्रक्रियाओं से स्थलाकृतियां बनाई। हिमानी है, हिमानी भी इसी प्रकार से दो प्रक्रियाओं से स्थलाकृतियां बनाई। सागरीय तरंग हैं, वह भी इसी प्रकार से दो प्रक्रियाओं से स्थलाकृतियों का निर्माण किया। और मित्रों, एक और आप लिख सकते हैं, अंडरग्राउंड वाटर को भी लिख सकते हैं, भूमिगत जल के बारे में भी लिख सकते हैं। इसी तरह की दो प्रक्रियाओं से घोलीकरण की प्रक्रिया और इसमें जुड़ जाती है। इन प्रक्रियाओं से विभिन्न विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण करती हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण करते हैं। तो ये सारे के सारे बहिर्जात शक्तियों में आते हैं। 5 की बात करूं, नदी है, भूमिगत जल है, पवन है, हिमानी है, सागरीय तरंग है। ये 5 के 5 मित्रों पृथ्वी के बाहर की शक्तियां हैं। बाहर अपक्षयकारी शक्तियों का कार्य करते हैं, अपर्दनकारी शक्तियों का कार्य करते हैं, निक्षेपात्मक शक्तियों का काम करते हैं। यहां ध्यान से, इन्हीं के द्वारा जो क्रियाएं की जाती हैं और उन क्रियाओं से निर्मित होने वाली स्थलाकृतियां होती हैं, इसे आप देखें तृतीय कोटि की स्थलाकृतियों के नाम से जाना जाता है। तृतीय कोटि की स्थलाकृतियों के नाम से जाना जाता है। बस इतनी सी बात। तो सैलिसबरी महोदय ने जितनी स्थलाकृतियां पाई जाती हैं भूपटल पर, भू आकृति विज्ञान में, उन्हें इन 3 वर्गों में विभाजित करके देखा है या दिखाया है। पूर्ण विराम लगाएं, फिर लिखें, पैरा चेंज करते हुए, भू आकृति विज्ञान का अध्ययन हम मुख्यतः 3 संदर्भों में करते हैं। कैसे 3 संदर्भों में करते हैं? आखिर वो 3 संदर्भ कौन से? संदर्भ का मतलब कंटेक्स्ट। संदर्भ का मतलब क्या है? कंटेक्स्ट। 3 उद्देश्यों से करते हैं, 3 तरीकों से करते हैं। अब क्या 3 तरीके हैं? 3 तरीके क्या हैं? नंबर 1, पहला तरीका है समय के आधार पर। समय के आधार पर। दूसरे नंबर पर अवस्थिति के आधार पर। तीसरे नंबर पर प्रक्रिया के आधार पर। 3 संदर्भों में कहानी सुनाता हूं, बनाई हुई कहानी एक सुनाता हूं, जिसके आधार पर ये तीनों के तीनों क्लियर होंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं। कहानी कुछ ऐसी है कि सपोज क्लास में आते हुए मैं आधा घंटा लेट हो गया। जैसे मैं पहुंचा, आपने पूछा कि सर आज आपकी क्लास लेट क्यों स्टार्ट हुई? मैंने बड़े हतप्रभ भाव से बताया, घटना का जिक्र किया, बड़े ही हतप्रभ होकर बताया कि दोस्तों एक्सीडेंट हो गया था। जैसे मैंने कहा कि एक्सीडेंट हो गया था, एक दुर्घटना का नाम लिया कि एक दुर्घटना हुई, तुरंत आपका प्रश्न होगा सर ऐसा कब हुआ? सर ये कहां हुई दुर्घटना?
तीसरा, सर ये कैसे हो गया, सर ये कैसे हो गया। मैंने ये एक केवल घटना का जिक्र किया, मैंने क्या किया, घटना का जिक्र किया। समझ में आ गई मेरी बात कि नहीं? और उस घटना के संदर्भ में आपके अंदर तमाम प्रकार से प्रश्नों में से मुख्य रूप से 3 प्रश्न आए। सर यह दुर्घटना कब घटित हुई, किस समय हुई सर कि आप लेट हो गए? मैंने कहा जुम्मे से मैं घर से निकला, अपने फ्लैट से निकला और फ्लैट से निकलकर जैसे ही मुखर्जी नगर में अग्रवाल स्वीट्स के समीप वाले मोड़ से गुजरा, वहां पर दुर्घटना हुई। मैंने जैसे अग्रवाल स्वीट्स बताया, आपको कहां का जवाब मिल गया, अवस्थिति मिल गई आपको। लेकिन अभी मैंने समय नहीं बताया, समय इसमें हिडन था, और वो हिडन समय मैंने बता भी दिया कि जब मैं फ्लैट से निकला। तो आप पूछोगे सर फ्लैट से कब निकले थे, तो मैं क्या बताया, फ्लैट से मैं 7:45 पर निकला और मुझे एकदम समय से पहुंचना था दोस्तों, लेकिन दुर्घटना की वजह से लोगों ने जाम लगा रखा था, जाम लगा रखा था। तो आपको समय ज्ञात हो गया कि दुर्घटना लगभग इस समय की है। तो आप फिर पूछोगे सर ये दुर्घटना कैसे हुई, दुर्घटना कैसे हुई? तो मैं क्या बोलूंगा कि एक तीव्र वेग से आ रहा ऑटो चालक ने अपने ऑटो से एक स्कूटी को इतना जोर से धक्का मारा कि स्कूटी चला रही बालिका के चीथड़े उखड़ गए, चीथड़े हो गए। स्कूटी का धक्का तो लगा ही, स्कूटी में धक्का तो लगा ही। वो लड़की इतना जोर का टक्कर था कि जोर से फेंकाकर डिवाइडर में भी लगी, उसके सिर में भी चोट आई, हाथ पैरों में भी चोट आई। वह वहीं पर निस्तेज बेहोशी हालत में पड़ी हुई थी और लोगों ने उसे घेर कर उसे सहयोग प्रदान करना चाहा, परंतु ऑटो चालक तब तक भाग चुका था, तब तक भाग चुका था। मित्रों, इस तरह से घटना में कैसे इस प्रक्रिया को भी मैंने बताया। तो जब 3 बातें बताई तो आपको संतुष्टि मिल गई। प्रश्न पूछने वालों के लिए तो आप और भी पूछ सकते हैं, सर वो स्कूटी का नंबर क्या था, सर वो ऑटो वाला क्यों भाग गया, सर वो ऑटो वाला कहां भाग गया, सर आपने सीसीटीवी कैमरे में चेक करवाया कि नहीं चेक करवाया, सर वो लड़की कौन थी, सर क्या वो लड़की स्टूडेंट थी, तो सर क्या वो छात्र आंदोलन अब नहीं करेंगे। वो तो फालतू के वाहियात के प्रश्न तो आप कुछ भी पूछ सकते हो और पूछते भी रहते हो आप लोग। लेकिन हम भू आकृति विज्ञान पढ़ाना चाहते हैं, और भू आकृति विज्ञान में हम क्या कह रहे हैं कि जनरली जब भी किसी घटना का जिक्र होता है, जब भी कभी स्थलाकृति का जिक्र होता है, जैसे एक एग्जाम्पल बात करते हैं, हमारे सामने एक स्थान विशेष है जो कि हिमालय है। अब हिमालय के बारे में अगर आपको जानना है तो शुरुआती 3 प्रक्रियाएं ही हिमालय, 3 बातें ही हिमालय की जानना चाहेंगे। सर हिमालय कब बना, तो हम क्या बताएंगे कि हिमालय टर्सियरी कालखंड की नवीन वलित पर्वत श्रेणी है। अर्थात इसका टर्सियरी कालखंड में या सिनेजोइक कालखंड में निर्माण हुआ है। तो यह कहां अवस्थित है, तो भारत के उत्तरी सीमा में प्रहरी के भांति अवस्थित है। तो हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई? हिमालय की उत्पत्ति प्लेट विवर्तनिक क्रिया का परिणाम ही है। जब भारतीय प्रायद्वीपीय प्लेट यूरेशियाई प्लेट के नीचे छेपित हुई तो टेथिस भूसन्नति के अवसादों के वलन से हिमालय की उत्पत्ति हुई। हिमालय समाप्त हो चुका है। मीन्स कोई भी घटना की हम बात करें, किसी भी घटना की बात करें, हमने हिमालय का उदाहरण दिया कि जैसे हिमालय आया आपके दिमाग में पहला इसका कालखंड होगा कि भाई ये कब का है हिमालय, तो मैंने बताया टर्सियरी कालखंड का है। तो फिर आपके दिमाग में आएगा ये कहां पाया जाता है, तो इसकी अवस्थिति यहां पर है।
तो फिर कैसे बना है? तो प्लेट विवर्तनिक प्रक्रियाओं से बना है। तीन बातें हमेशा नजर आती हैं। तो भू आकृति विज्ञान की किसी भी घटना का अध्ययन मुख्य रूप से तीन संदर्भों में किया जाता है। पहला है समय, दूसरा है अवस्थिति और तीसरा है प्रक्रिया। अब यही बातों को ध्यान से समझना है। डैश देकर लिखो कि भू आकृति विज्ञान की प्रत्येक परिघटनाओं का अध्ययन, भू आकृति विज्ञान की प्रत्येक परिघटनाओं का अध्ययन मुख्य रूप से तीन संदर्भों में ही, मुख्य रूप से तीन संदर्भों में ही किया जाता है। किया जाता है। नंबर 1, काल अवधि के संदर्भ में। समय को क्या लिखेंगे? काल अवधि। काल अवधि के संदर्भ में। दूसरा नंबर, अवस्थिति के संदर्भ में। अवस्थिति के संदर्भ में। तो तीसरे नंबर लिखेंगे प्रक्रिया के संदर्भ में। प्रक्रिया के संदर्भ में। प्रक्रिया के संदर्भ में। जैसे एग्जाम्पल देता हूं, हिमालय कब बना? लिखेंगे हिमालय कब बना। यह कालखंड हो गया। हिमालय कब बना, कॉमा, हिमालय कहां है? हिमालय कहां है? तो कॉमा लगाइए। हिमालय, हिमालय कैसे निर्मित हुआ है? कैसे निर्मित हुआ है? पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। इस आधार पर, इस आधार पर भू आकृति विज्ञान, भू आकृति विज्ञान में निम्नलिखित विषय वस्तुओं, मतलब पाठ्यक्रम, सिलेबस, विषय वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। का अध्ययन किया जाता है। पहला, फर्स्ट, भौगोलिक समय सारणी, ये कालखंड बताएगा। नंबर 2, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। नंबर 3, महाद्वीप एवं सागरीय नितल की उत्पत्ति। नंबर 4, भूकंप एवं ज्वालामुखी। नंबर 5, पर्वत, पठार, मैदान आदि का वर्गीकरण। केवल वर्गीकरण करेंगे, वर्गीकरण। नंबर 6, अपक्षय तथा अपर्दन। नंबर 7,
अपवाह तंत्र। नंबर 8, स्थलाकृतियां, लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म्स, इतने खंड पढ़ने हैं। सिद्धांत जितने भी आप जानते हैं, जैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हो गया, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्सेप्ट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, फिर सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी हो गई, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हो गई, सारे के सारे सिद्धांत महाद्वीप सागरीय नितल की उत्पत्ति के संदर्भ में पढ़ना है। सबको विस्तार से पढ़ाऊंगा, सब कुछ इसमें से मैं पढ़ाऊंगा। केवल एक खंड आपको होमवर्क के रूप में दूंगा। चाहो तो एनसीईआरटी से या जहां से भी करना हो आपको, अभी से करना शुरू कर दो या लास्ट में करो, अब यह आपके ऊपर जाता है। स्थलाकृतियां, नदी कौन सी स्थलाकृति बनाएगी? हिमानी, भूमिगत जल, पवन, सागरीय तरंग आदि कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनाती हैं? सीधा सीधा फैक्ट्स हैं। अपर्दन से कौन सी स्थलाकृति बनाती है, निक्षेपण से कौन सी स्थलाकृति बनाती हैं। आपको ये कोर्स का ये टॉपिक स्वयं तैयार करना, कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा फैक्ट्स है। कहां से तैयार करना आपका प्रश्न होगा। मैंने बताया था कि 11वीं की एनसीईआरटी अगर है उससे तैयार कर सकते हो। एनसीईआरटी के स्थान पर खुल्लर की बुक है आपके पास, आप उससे तैयार कर सकते हो। कोई किताब नहीं है आपके पास तो फिर ईश्वर जाने आप कहां से तैयार करोगे। फिर वो ईश्वर जानता होगा, मैं नहीं जानता, ये कि आप जानते होंगे। क्योंकि मैं तो कहता हूं आप सब स्वयं ही ज्ञान सिंधु हैं, अपार ज्ञान के सागर हैं, तो फिर मेरा कहना कुछ उचित बचता नहीं है, फिर तो मैं और क्या कह सकता हूं। ठीक है, तो ये आपका पाठ्यक्रम होगा, ये आपके टॉपिक होंगे। जैसे ध्यान करो, मैंने पूरे भूगोल में यही करना है। मुझे ओशियनोग्राफी पढ़ाना था तो मैंने पहले आपके पाठ्यक्रम को लिखा दिया। ओशियनोग्राफी की पूरी पृष्ठभूमि समझाते हुए पाठ्यक्रम को लिखाया। ठीक इसी तरह से इसे भी आपको पढ़ना है तो मैंने इसकी पृष्ठभूमि को समझाते हुए पाठ्यक्रम को लिखाया। आपको अब पूरी इस टॉपिक की क्लैरिटी आ चुकी है और अब हम शुरुआत करेंगे अपने विषय वस्तु में, सिलेबस की शुरुआत करेंगे और अब यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी तक जो बातें थी वो भू आकृति विज्ञान में प्रवेश करने की थी, लेकिन यहां से अब बातें आपको करनी होगी बेसिकली अपने पाठ्यक्रम की। किसकी बातें करनी होगी? अपने पाठ्यक्रम की बातें करनी होगी। तो सभी लोगों को एकदम फ्रेश पेज में पेज पलट कर आइए और अपने फ्रेश पेज में लिखना है जियोलॉजिकल टाइम स्केल या ज्योग्राफिकल टाइम स्केल। दोनों शब्द लिख सकते हैं। जियोलॉजिकल टाइम स्केल, भूगर्भिक समय सारणी या भौगोलिक इतिहास या भौगोलिक समय सारणी, सब एक ही नाम है, सब एक ही नाम है। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, ध्यान से सुनना। शुरुआत करता हूं मैं अब। देखो, भूगोल में जब भी किसी स्थान विशेष की बात करोगे, जैसे उदाहरण देता हूं, भारत के संदर्भ में विश्व की अवस्थितियों को अगर अभी आप बहुत ज्यादा नहीं जानते तो भारत की अवस्थितियों पर चर्चा करते हुए मैंने आपके सामने नाम लिया एक भारत का बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, छोटा नागपुर का पठार, झारखंड राज्य में मुख्य रूप से आ जाता है। छोटा नागपुर का पठार मैंने कहा, और जैसे ये नाम लिया तो इस नाम को लेते ही आपके मस्तिष्क में आ जाएगा, ये बात बच्चों के फैक्ट्स की हैं, ये आपके लेवल की अब नहीं बची हैं। आपके दिमाग में आ गया कि इस पठार को मिनरल हाउस ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनरल हाउस ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत का
खनिज गृह कहा जाता है, खनिज भंडार गृह कहा जाता है। कुछ इस तरह से तमाम बातें आपके दिमाग में आ गई। ठीक है, अब ये जब दिमाग में बात आ गई तो या कि आपको छोटा नागपुर का पठार लिखना हो तो आप इतनी बात लिख दोगे कि यह पठार झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है, जिसे मिनरल हाउस ऑफ इंडिया या भारत का खनिज भंडार गृह के नाम से संबोधित किया जाता है। एक तो बात आप इतनी भी लिख सकते हो और एग्जामिनर आपको अंक देगा, आपके अंक काटेगा नहीं। लेकिन दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका हो सकता है कि जैसे ये बात आई तो आप क्या लिखोगे इसे, कि यह पठारी क्षेत्र प्राचीनतम आर्कियन एवं धारवाड़ क्रम की चट्टानों से लेकर विंध्य एवं गोंडवाना क्रम की चट्टानों से निर्मित है। क्या बोल रहे हो? कालखंड की बात कर रहे हो। प्राचीनतम आर्कियन एवं धारवाड़ क्रम की चट्टानों से लेकर विंध्य एवं गोंडवाना क्रम की चट्टानों से निर्मित है, जिसके कारण इन विविध चट्टानों में पाए जाने वाले खनिजों की विभिन्नता एवं प्रचुरता पाई जाती है। इसीलिए इसे भारत का खनिज भंडार गृह कहा जाता है। तो जल्दी बताओ, पहले वाले बात में एग्जामिनर ज्यादा खुश होकर नंबर देगा या दूसरे वाला जो बात आपने लिखा तब नंबर देगा? आपका जवाब होगा 100% कि सर जो दूसरी वाली बात थी उसमें एग्जामिनर को मजा आएगा और उसमें नंबर देगा, क्योंकि उसमें आपने प्रॉपरली सारी बातें बता दी हैं। ठीक इसी प्रकार से सपोज आप पश्चिमी घाट के बारे में आप जानते, जिसे सह्याद्री कहते हैं, वेस्टर्न घाट के बारे में आप जानते हैं। वेस्टर्न घाट के बारे में आपने एक बात, पहली बात लिखी, किसी ने पूछा कि वेस्टर्न घाट क्या है, कहां है, वेस्टर्न घाट के बारे में बताओ। तो आपने एक पहली बात बताई, पहली और दूसरी दोनों बात बताना है कि भारत के प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर अवस्थित पर्वतीय क्षेत्र जिसे वेस्टर्न घाट कहते हैं। एग्जामिनर नंबर देगा, पक्का काटेगा नहीं। लेकिन दूसरी अब बात मैं कहना चाहूंगा, लिखेंगे कैसे? लिखेंगे कि प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के सहारे ब्लॉक पर्वत की भांति अवस्थित पश्चिमी घाट भारत में प्राचीनतम प्रायद्वीपीय पठारी सील्ड का उदाहरण है, जिसमें पाई जाने वाली चरकोनाइट, खोंडेलाइट चट्टानें विविध वर्गों के बहुमूल्य खनिजों से युक्त हैं। इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। आप एक बात पहले की लिखे हैं तो दूसरी बात यहां दूसरी लिखे हैं। अब दोनों में अंतर क्या है आप स्वयं समझ सकते हैं। देखो, एक ही बात को दो शिक्षक पढ़ाते हैं, बच्चों को भी यहां फर्क समझना है, बच्चों को भी यहां समझना है फर्क। पहले शिक्षक भी पश्चिमी घाट को पढ़ाएंगे और दूसरे शिक्षक ने भी पश्चिमी घाट को पढ़ाया। अब दो विद्यार्थी मिले और दोनों मिलकर बात करते हैं कि हमारे सर ने भी पश्चिमी घाट पढ़ाया है, दूसरा भी कहता है हमारे सर ने भी पश्चिमी घाट पढ़ाया है। अभी विद्यार्थी ने अंदर की बात तो नहीं की है ना, लेकिन रियलिटी है कि दूसरे विद्यार्थी को जो दूसरे सर ने दूसरी वाली बात बताई पश्चिमी घाट के बारे में, वो उम्दा सी बात थी, 100 टंच की बात थी मित्रों। लेकिन जो पहली बात थी, शिक्षक ने कुछ भी गलत नहीं बताया, उसमें आप टिप्पणी नहीं कर सकते हो, लेकिन उसमें शिक्षक का भी स्तर समझ में आएगा, आपको विद्यार्थी का भी स्तर समझ में आएगा और मार्क्स का भी स्तर समझ में आ जाता। जैसे मैं लगातार 2011 से जब से मैंने ऑप्शनल पढ़ाना ही ऑप्शनल शुरू किया मित्रों, जीएस तो 2015 के बाद से पढ़ाना शुरू किया, 2011, 12, 13, 14, 15 तक तो लगातार केवल मैं ऑप्शनल पढ़ाता रहा। पर 15 के लास्ट से मैंने जीएस जब पढ़ाना शुरू किया तो मैंने देखा कि बच्चे क्या लगातार बोलते हुए मिलते हैं कि सर मैंने लिखा तो सब कुछ सही सही था पर मार्क्स नहीं आया। क्या बोलते हैं कि सर मैंने लिखा तो सब कुछ सही सही था पर मार्क्स नहीं लाया। और इत्तेफाक से मित्रों जब ऐसे कहा तो मैंने मयंक को बुला लिया कि मयंक तू आ भाई,
बोला सर जैसे मेरी छुट्टी अप्लाई हो जाएगी मैं तुरंत तुरंत भागा भागा आपके पास आऊंगा, आपका आदेश और कैसे नहीं आ सकते। ऑफलाइन बैच की अपनी बात कर रहा हूं। मैं बोला मयंक जल्दी से इनको बता कि तेरा मार्क्स यूपीएससी में हिंदी मीडियम में ज्योग्राफी में कितना आया था। मुस्कुराता हुआ जब ने बताया उसने कि मैंने आज तक में केवल एक ही जगह पर ज्योग्राफी की कक्षाएं ली, कहीं वर्कशॉप क्लास भी ज्वाइन नहीं किया, कहीं पर मैंने आंसर राइटिंग क्लास भी ज्वाइन नहीं किया, कहीं पर मैंने और कोई क्लास नहीं की, और हिंदी माध्यम में मेरा ये मार्क्स आया हुआ, ये मेरी मार्कशीट है। हिंदी माध्यम की बात कर रहा हूं, अभी इंग्लिश मीडियम की बात नहीं कर रहा। लोग चुप हो गए। शैलेंद्र हिंडोलिया को बुलाया कि शैलेंद्र तुम बताओ भाई हिंदी माध्यम में तुम्हारा कितना मार्क्स। शैलेंद्र आईआईटीएन था, यह बात सत्य है, पर मयंक आईआईटीएन नहीं था, एक नॉर्मल ग्रेजुएशन का बच्चा था। शैलेंद्र ने अपने मार्क्स बताया कि सर हिंदी माध्यम का होने के बावजूद जो मेरी 38th रैंक आई है तो ऑप्शनल में मेरे मार्क्स क्यों ऐसे आए हैं, अपने मार्क्स के बारे में बताओ भाई। बेसिकली पढ़ते आप वही बात हो, मैं ऐसा नहीं कहता टॉपिक सारे पढ़ाते हैं। अब जैसे अंतर बताता हूं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना ही जैसे टॉपिक मैंने पढ़ाया, उदाहरण देकर बताता हूं, और ये आज पहली बात और पहली क्लास में ही सारी बातें होती हैं, फिर बीच की क्लास में ये तमाम बातें नहीं होंगी, आपको समझना होगा। ध्यान से, पृथ्वी की आंतरिक संरचना बताया, और आंतरिक संरचना को जानने के जो स्रोत हैं जैसे तापमान है, ताप हैं, दाब हैं, घनत्व हैं, ये सब के सब राजेश मिश्र ने भी पढ़ाए हैं, और ये सब सारे दूसरे टीचर ने भी पढ़ाए हुए हैं। और कह रहा हूं मित्रों कि आप नोट्स उठाकर देख लेना, जो बात बोलता हूं अगर उसमें अंतर ना मिले तो फिर कहना मित्रों। अब समझना यहां पर उन्होंने क्या बताया और मैंने भी क्या बताया। उन्होंने क्या बताया कि पृथ्वी की गहराई पर जब जाएंगे तो प्रत्येक 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में, 32 या 33 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि प्राप्त होती है। परंतु गहराई के साथ जाने पर यह तापमान की जो वृद्धि है, वृद्धि की दर धीरे धीरे घटती जाती है। तो इस गहराई पर तापमान इतना, इस गहराई पर तापमान इतना, और पृथ्वी के केंद्र में तापमान लगभग 5800 डिग्री सेल्सियस के आसपास प्राप्त होता है। पढ़ा दिया और 100% सत्य है मित्रों, जितना भी पढ़ाया 100% सत्य है। एक शब्द उन्होंने गलत नहीं पढ़ाया। राजेश मिश्र ये पढ़ाते हैं, आपको भी पढ़ाएंगे। अभी टॉपिक मैंने लिखा है, ये लो, पृथ्वी की आंतरिक संरचना लिखा है कि नहीं, दूसरा टॉपिक ही है। पर यहां ध्यान से समझने की कोशिश करना, यहां मुझे ये नहीं पढ़ाना है, ये तो पढ़ाना ही है, बट इसके बाद मैं आपको क्या पढ़ाता हूं उससे ध्यान से सुन लो। इसके बाद मैं ये पढ़ाऊंगा कि बेसिकली एग्जामिनर आपसे तापमान कैसे प्राप्त होता है। यूपीएससी का एग्जामिनर तो आपसे ये कभी नहीं पूछना चाहता। यूपीएससी का एग्जामिनर आपसे तो ये कभी नहीं पूछना चाहता, बल्कि यूपीएससी का एग्जामिनर आपसे पूछना चाहता है कि तापमान का प्रभाव अंतरतम में जाने से पड़ता क्या है। आपको इसमें प्रभाव की बात करनी है, और यह प्रभाव वाला टॉपिक आपको राजेश मिश्र सर के नोट्स में मिलेगा। और भी हैं लोग जो पढ़ाते होंगे, मुझे नहीं पता, पर मुश्किल यह है कि मैंने तो दिल्ली, प्रयाग, राजस्थान, मध्य प्रदेश की तो खैर बात ही नहीं है, तमाम की पृष्ठभूमि में जुड़े हुए शिक्षकों को पढ़ाते हुए और उनकी तमाम चीजों को देखा मित्रों। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, और ऐसी चीजें पैदा कर दी हैं कि बच्चों के दिमाग में कभी कभार गाहे बगाहे उनके मन में कहीं ना कहीं एक बार कुछ बच्चों के साथ ऐसी स्थितियां घटित होने लगी कि हम सर लिख तो रहे हैं पर मार्क्स नहीं आ रहा, ये लिखोगे तो मार्क्स नहीं आएगा। मुझसे पूछ लो, आप इसको लिखकर तो टॉप नहीं करोगे, प्रश्न ही नहीं है, इसको लिखकर टॉप नहीं करोगे। आपको यहां पर ताप का प्रभाव, दाब का प्रभाव, घनत्व का प्रभाव, इन सबको बताना होगा, और प्रभाव पर एग्जामिनर आपसे आकर्षित होगा, और उसकी भी जो व्याख्या होगी ना, कंप्लीट साइंटिफिक व्याख्या होगी।
जो कि लोग स्किप कर देते। स्किप करने की वजह भी होती है कि यहां तक पहुंचते पहुंचते विद्यार्थियों को भी मुश्किलों में पड़ना होता है और शिक्षकों के लिए भी थोड़ा सा चैलेंज होता है। पर दोस्तों ध्यान रखना, इस कदर का पढ़ना है कि एग्जामिनर सोचे भी तो उसको लगता रहे कि मार्क्स कहां पर काट ले। मेरे एक शिक्षक थे, अंतिम बात आज की क्लास की बातों पर, ताकि मैं अब इसको बढ़िया से पढ़ा सकूं। आज की क्लास की अंतिम बात। भाई कोई एक कुछ अपना देना, डायरी वगैरह। यस, ये एक डायरी पड़ी हुई है, खाली सी डायरी है, इसमें कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगे हुए हैं। अच्छा लगता है कि हमारे ऑफिस के जुड़े हुए एम्प्लाई अभी जो भी हैं, ये लोग स्टूडियो असिस्टेंट्स जो हमें देते हैं, सबसे पहले तो हम इनको धन्यवाद कहते हैं। इन सबको आपको तालियों से स्वागत इनका करना चाहिए, क्योंकि ये हैं तो इनकी वजह से हम आप तक पहुंचते हैं। सच बताऊं, इसीलिए मेरे मन में तो इन सब के प्रति बेहद ही सम्मान रहता है, रिकॉर्ड रहता है। अगर इनकी अनुपस्थिति हो और ये चाह लेना कि सर आज बच्चों तक ना पहुंचे, तो हमारे दम नहीं कि हम आप तक पहुंच पाए। इनकी वजह से हम आप तक हैं, इसलिए बेहद सम्मान होता है। और देखो, अच्छा तो तब लगता है जब ये लोग, इन लोगों को मैंने ये भी देखा कि ये सब लोग अपने खाली टाइम पर पढ़ते रहते हैं। देखो यहाँ पर इसमें जियोमेट्री के एंड बेसिक न्यूमरेसी के बहुत सारे डेरिवेशंस हैं। अच्छा लगा देखकर। खैर, जो भी बातें हैं देखो यहाँ पर, सपोज एक मेरे टीचर थे, यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, डीयू की बात कर रहा हूँ, हिंदू कॉलेज में, कीर्ति बॉस नाम था। थे तो बिहार के, और बहुत प्यार से अपनी बिहारी टोन में बोलते थे कि तू राजेश जानता है मैं तुझे क्यों इतना ओवर पजेसिव होकर नई नई चीजें बताता हूं। मैं बोलता जी गुरुजी बताएं। तो बोलते तेरी जिज्ञासा देखकर बताता हूं। फिर बोले तुझे पता है मैं इस साल भारत से दूर जा रहा हूं 3 वर्षों के लिए। मैं बोला कहाँ जा रहे हैं सर? बोले कैम्ब्रिज जा रहा हूं रिसर्च के लिए। सौभाग्य मेरा था कि 2 वर्षों तक मैंने उनसे पढ़ा, लेकिन तीसरे वर्ष अपने फाइनल ईयर के समय पर उनसे नहीं पढ़ पाया और वो कैम्ब्रिज चले गए। लेकिन उनकी एक क्लास की घटना याद दिलाता हूं। सामने बैठे हुए तमाम बच्चों की डेस्क से उन्होंने एक कॉपी उठाई, एक बच्ची से कॉपी उठाई। सामने लड़कियां बैठी थी, सामने की जो डेस्क थी, ऐसा नहीं यूनिवर्सिटी में यहां पर ऐसा नहीं कि लड़कियां लड़के बैठेंगे, सब आपस में कॉमन बैठते हैं। एक कॉपी उठाई और कॉपी उठाकर इस तरह से खोलकर देखा उसकी तरफ। उनके तरीके थे इस तरह देखते, तुम बहुत सुंदर लिखती है। अब उस लड़की का क्या एक्सप्रेशन रहा होगा मुझे नहीं पता, हम तो पीछे बैठे थे। ये लड़की बहुत अच्छा लिखती है, इस कॉपी को देखकर मैं आकर्षित हो गया। सुनते जाना ध्यान से, अंतिम मैसेज देना चाहता हूं आज की इस कक्षा का। बोले कि सबसे पहले तो इसकी लिखावट अच्छी है, और मैं अब ठहरा 55 साल का बूढ़ा आदमी, चश्मे को ऐसा करते हुए उन्होंने कहा मेरा एक बेटा यूएस में रहता नहीं था, उन्होंने कहानी उन्हें समझाना था। मेरा एक बेटा यूएस में रहता और आए दिन पैसा मंगाता रहता है। घर में पत्नी ताने देती रहती है कि तुम तो कुछ कमाते धमाते भी नहीं हो, और इतना तो पैसा फलाने जी जो साहू जी बगल में रहते हैं उनकी पत्नी तो एक दिन में उड़ा देती है जितना तुम महीने में कमाते हो। उसका भी प्रेशर झेल रहा हूं। और यूपीएससी ने क्या कहा, कॉपी भी चेक करना है, तो कॉपी भी चेक करने जा रहा हूं। अब जैसे कोई एक ऐसी कॉपी मिली कि बड़ा ही होच-पोच में लिखा है, उसे मैं ठीक से पढ़ भी नहीं पाता, तो बोले कि सारा का सारा फ्रस्ट्रेशन मैं उसी कॉपी में निकालूंगा, उस लड़के के जीवन को बर्बाद कर दूंगा। अरे यार क्या लिखा है समझ में ही नहीं आता, कितना दिमाग लगाएं, कितना दिमाग को पेन दे, पॉसिबल ही नहीं पेन देना। तो फटाफट कुछ किए और ये लो XYZ मार्क्स दिए और फुर्सत। लेकिन इसने बहुत अच्छा लिखा है। मेरा मन किया पढ़ने का, मैंने पहली 2-3 लाइनें पढ़ी, फिर लगा चलो आगे भी पढ़ते हैं। पेज पलट के फिर से 2-3 लाइनें पढ़ी, फिर पेज पलट के आगे वाले आंसर को 2-3 लाइनें पढ़ी। जब तीनों आंसर बहुत अच्छा लगा तो मेरे मन में आया कि अरे ये लड़की तो यार बहुत अच्छा आंसर लिखी है।
या ये लड़का तो बहुत अच्छा आंसर लिखता है। तो फिर मैंने क्या किया कि जो पहला आंसर था, मेरा मन बरबस रूप से क्या किया कि इसको ठीक से पढ़ूं, भला ये क्या क्या लिखता है। और जब मैंने पढ़ा तो उसने ढेर सारे इतने डायमेंशंस दिए और उतना उम्दा तरीके से उत्तर को लिखा कि मेरे मन में आया कि वाओ, अगर इसका सिलेक्शन नहीं होगा तो भारत के साथ अन्याय हो जाएगा। तो जल्दी से बताओ, मैं उसे नंबर दूंगा या नहीं? तो हमने सबने जोर की आवाज में दिया, बोला कि जरूर नंबर देंगे सर। तो बोले सच बोला है, इस बच्ची को नंबर मैं कलम तोड़ कर दूंगा। ये कलम तोड़ कर दूंगा उन्हीं की भाषा थी जो मैंने सीखे हैं उनसे। मतलब बिल्कुल नंबर आएगा, पक्का पक्का नंबर आएगा। कुछ बच्चे ने इस बात के लिए तो तकिया कलाम भी पकड़ लिया कि सर हम लोग पक्का पक्का पढ़ेंगे। ओके, कोई बात नहीं दोस्तों, मौज मस्ती भी करो, सब करो, लेकिन पढ़ा करो। सच तो मैं सच कहता हूं, बेहद सुकून मिलेगा, बेहद सुकून मिलेगा। अब पढ़ो बस, और कुछ नहीं चाहिए यार। जिंदगी के उन उदात्त मानदंडों को सजाए हुए आप जीवन में इन कक्षाओं में प्रवेश किए हुए हो कि इसके बाद जीवन या कि अर्श पर होगा या फर्श पर होगा। फर्श पर तो नहीं जाने दूंगा दोस्तों, इसका भी मैं चैलेंज कराता हूं कि अगर ठीक से कक्षाएं बस ले लिया है ना, पढ़ो या ना पढ़ो, जीवन की एक दिशा जरूर तय हो जाएगी और अच्छी ही दिशा होगी, अच्छी ही दिशा होगी। तो सुनना ध्यान से। बोले कि इस लड़की को नंबर जरूर दूंगा और बहुत अच्छा नंबर दूंगा, लेकिन दूसरी बात अभी बाकी है। बोले कि मेरे तर्कस में तो अभी एक दूसरा तीर भी बाकी है। बोले कि पढ़ा मैंने, अब ध्यान से सुनना, पढ़ा मैंने और पढ़ते हुए मेरे मन में आया कि मेरी पोती भी प्रिपरेशन कर रही है। ध्यान से सुनना, मेरे मन में आया मेरी पोती भी प्रिपरेशन कर रही है, तो क्यों ना इस कॉपी की जिरॉक्स करा लूं और उसको भी दिखाऊं कि देख आंसर राइटिंग किया कैसे जाता है। हालांकि जिरॉक्स कराने का परमिशन वहां पे होता नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते हो, है ना। पर सुनो, मेरी कहानी सुनो कि उससे जिरॉक्स कराने का मेरा मन किया कि जिरॉक्स कराऊं और इस जिरॉक्स कॉपी को अपने पोती को दिखाऊं कि देख आंसर राइटिंग किया कैसे जाता है। तो जब मेरे मन में उस आंसर को पढ़कर या उस कॉपी को पढ़कर यह भाव आया, तो अब बताओ मैं कितना नंबर दूंगा उस बालक या बालिका को, क्योंकि उसमें पता नहीं होता वो बालक है या बालिका है। अब उसको मैं कितना नंबर दूंगा? तो हम सब ने कहा कि सर जितने मार्क्स का होगा उससे भी अधिक देंगे। तो जोर से ठहाका लगा के हंसे, हा, बोले कि सच कहा है, मैं उसे पॉजिटिव मार्क्स दूंगा। पॉजिटिव मार्क्स कैसे दिए जाते हैं, पहली बार उन्होंने ये बात समझाई थी कि यूपीएससी में पॉजिटिव मार्क्स कैसे दिए जाते हैं। मान लो कि एक पहला प्रश्न था जिसमें आपको 10 नंबर का सपोज प्रश्न था, जिसमें आपने 8 नंबर गेन किए हैं। दूसरे प्रश्न में भी आपने 8 नंबर गेन किए हुए हैं। तीसरा प्रश्न आपने एवरेज भी लिखा था ना, जिसमें आपको 5 नंबर आना चाहिए। तो अब एग्जामिनर इसमें 5 नंबर नहीं देगा, आपको 6 या 7 नंबर देगा। तो देखो यहां पर 2 नंबर पॉजिटिव हो गया कि नहीं? जल्दी से बताओ, यहां पर ये 2 नंबर पॉजिटिव हो गया कि नहीं? ये जो 2 नंबर पॉजिटिव हुआ है, ये जो 2 नंबर पॉजिटिव हुआ है, इसको ही बेसिकली हिडन पॉजिटिव मार्क्स कहते हैं। और ये हिडन पॉजिटिव मार्क्स लेना है तो मित्रों आंसर तो अच्छा लिखना पड़ेगा। और मैं यही कोशिश करता हूं कि आप लोग जब भी एग्जाम में परफॉर्म करो, आपको एग्जामिनर हिडन पॉजिटिव मार्क्स दे दे। अरे मित्रों मजा आ जाएगा आपको, और तब जाकर आप अच्छा स्कोर करते हो, तब जाकर अच्छा स्कोर करते हो। मित्रों समझ रहे हैं मेरी बात की नहीं? तो ये तौर तरीके आपको अपनाने हैं, पढ़ने के तौर तरीकों को आपको अपनाना है, यूपीएससी की मांग को समझते हुए उत्तर को परफॉर्म करना है। इस संदर्भ में सारी चीजें आती हैं, बातें यहां पर समाप्त होती हैं। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। बात कालखंड की आती है। अब कालखंड किसका है, किसके कालखंड के संदर्भ में हमें चर्चा करनी है? तो कालखंड पृथ्वी का है। किसका है? पृथ्वी का है। पृथ्वी के कालखंड की बात करनी है तो जैसे उदाहरण देता हूं,
आप आए मेरे सामने और आपके आते ही मैंने पूछा कि ये तो बताओ तुम्हारी आयु कितनी है, उम्र कितनी है। आप जैसे उपस्थित हुए मुझसे बोलते हैं, सर मैं ए वर्ष का हो चुका हूं, बी महीने का हूं, सी सप्ताह का हूं, डी दिन का हूं। मीन्स माना कि मैं 21 वर्ष 3 महीने 1 सप्ताह 6 दिन का हो गया। आपने अपनी आयु मुझे बताई, ठीक है। क्या किया कि आपने ये तमाम बातें की कि सर मेरी आयु इतनी है। अपनी आयु को आपने कितने भागों में बांट दिया मित्रों? आपने 4 भागों में बांटा। लेकिन कब से? जब आपका जन्म हुआ था। जन्म से लेकर आज तक, जन्म से लेकर आज तक आपने अपनी आयु को 4 वर्गों में बांटकर मुझे बताया। ठीक इसी तरह से पृथ्वी के संदर्भ में याद रखना कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अंतर्गत पृथ्वी की आयु को बताया जाता है। और पृथ्वी की आयु को कब से बताया जाता है? पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर आज तक को बताया जाता है। पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई थी? तो उत्पत्ति हुई मित्रों लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। कब हुई थी पृथ्वी की उत्पत्ति? लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। और तब से लेकर जो आज तक का पूरा कालखंड है, आज तक की जो पूरी की पूरी काल अवधि है, उसका लेखा जोखा या उसका ब्यौरा भौगोलिक समय सारणी या भूगर्भिक समय सारणी के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। तो इस संदर्भ में पृथ्वी की आयु को आप कितने वर्गों में विभाजित करके बताते हैं? तो मेरा जवाब है मित्रों, इन्हीं 4 वर्गों में बांटकर बताते हैं। और पृथ्वी की आयु के ये 4 वर्ग कौन से हैं? सबसे पहला वर्ग कहलाता है महाकल्प। क्या कहलाता है? महाकल्प। और महाकल्प से छोटी इकाई होती है कल्प, और कल्प से छोटी इकाई होती है युग, और युग से छोटी इकाई होती है मित्रों शक। तो पृथ्वी की कुल आयु को कितने वर्गों में विभाजित करके देखा जाता है? क्रमशः 4 वर्गों में। जिस तरह से हम अपनी आयु को विभाजित करते हैं, ठीक इसी तरह से इन 4 वर्गों में बांटते हैं। महाकल्प, जिसे इयॉन कहते हैं, इयॉन AEON, इयॉन कहते हैं। कहीं कहीं पर आपको EON भी लिखा रहेगा, वो भी सही है। तो जो कल्प है इसे एरा के नाम से जानते हैं, और एरा को ही पीरियड्स कहते हैं आगे। तो कल्प है जो एरा है, और एरा के बाद शुरू होते हैं इपॉक। इपॉक, एंड इसकी जहां तक बात आती है तो इसे एज कहते हैं, या क्रॉन्स के नाम से भी, CHRONS, क्रॉन्स के नाम से भी जाना जाता है। तो 4 वर्गों में बांटते हैं। अब फिर से मैं बताना चाहूंगा, यहां आप NCERT पढ़ोगे, यहां आप खुल्लर की बुक पढ़ोगे, यहां आप फलानी फलानी बुक पढ़ोगे, और मैं जानता हूं मेरी इन लाइनों को काट दोगे, क्योंकि आप बड़े प्रबुद्ध बनोगे कि सर से गलती हो गई होगी, सर से धोखा हो गया। बेचारे हमारे सर कभी कभी गलती पढ़ा देते हैं। और काट दोगे तो एक झापड़ मार दूंगा। किताबों से देखकर काट दिया तो क्या करूंगा? एक झापड़ वहीं पर, आपको समझ में आए ना आए, लेकिन एक झापड़ मैं आपको मार चुका हूंगा। दोस्तों, तो इस तरह से इन 4 वर्गों में विभाजित करेंगे पृथ्वी की आयु को, और यही 4 वर्गों की क्रमिकता है। यही 4 वर्गों की क्रमिकता है। समझ में आई मेरी बात कि नहीं? तो इस तरह से मित्रों हम इन 4 वर्गों को बांटेंगे तब ना, जब पृथ्वी की उत्पत्ति होगी। अरे भाई, पृथ्वी का जन्म तो दे दो, ललनवा के गीत तो गा दो, सोहर गीत तो पहले गाने का मौका दे दो।
आज आनंद गीत तो गाने का मौका दे दो, पहले ललनवा का जन्म हो जाए तब तो मित्रों पृथ्वी के बारे में बात करोगे। तो आज हम पृथ्वी रूपी ललनवा का जन्म होने की प्रक्रिया को समझाना चाहेंगे, जन्म होने की प्रक्रिया को समझाना चाहेंगे। न सर न हम अंधविश्वासी हैं, आप पर हम समझ नहीं पाए क्या लिखा बच्चे ने किसी ने। ठीक है, तो चले आगे बढ़े। तो चलो आज हम पृथ्वी के जन्म की कहानी को समझते हैं। पृथ्वी जन्म कैसे ली थी, कैसे ली थी। तो दोस्तों एक बात समझना है, एक बात समझना है कि बचपन में मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि जब मैं सेकेंड क्लास में था, बदमाश किस्म के हर बच्चे होते हैं, मेरे चरित्र में थोड़ी सी ज्यादा सी बदमाशियां थी, थोड़ी से ज्यादा बदमाशियां थी। टीचर को क्लास लेनी थी, अच्छे से याद कर पा रहा हूं। क्लास की महत्ता यार पहली दूसरी क्लास में बच्चा कहां जानता है। पास में आम का पेड़ था, बहुत सारे दोस्त थे, सब लोग क्लास बंक मारे। जब क्लास बंक किए तो बेसिकली मेरा भी मन किया कि क्लास बंक करूं, और बंक करके भाग गया। आम की डाली झूल रहा था। पिताजी मेरे मेडिकल ऑफिसर थे, अभी थोड़े समय पहले ही चीफ मेडिकल ऑफिसर एक मध्य प्रदेश में सतना जिला है, वहां से रिटायर हुए, डॉक्टर केपी मिश्रा। मुझसे बहुत रुष्ट रहते थे, और क्यों रुष्ट रहते थे उसकी वजह थी कि मेरे दादाजी डॉक्टर अनिरुद्ध प्रसाद मिश्रा जी मध्य प्रदेश सरकार में ही सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट तब हुआ करता था, उसमें असिस्टेंट कमिश्नर थे, और वो रिटायर होकर गांव में रहते थे। पढ़ता नहीं था तो मेरी खूब पिटाई करते थे मित्रों। और आज भी याद आता था कि एक बार मेरे पिताजी इतना मारे थे कि सच कहता हूं मुझे बहुत अच्छे से याद है, अब थोड़ा सा आंखें भर आ रही हैं। इतना तकलीफ हुई थी, सच कहता हूं कि लगता था कि अब अगर ये मारना बंद नहीं करेंगे तो मैं मर जाऊंगा। मुझे बहुत अच्छे से याद है, इतना मारे थे। खैर पिता का धौंस तो उस समय पर होता था, आज भी होता है मित्रों, आज भी बहुत डर होता है, इतना डर होता था। दादाजी को ये चीज पसंद नहीं आई तो बोले कि मैं रिटायर हो चुका हूं, मैं अपना गांव में रहता हूं, मेरा पोता मेरे साथ रहेगा, और तुम्हारे हर बच्चों से ज्यादा अगर अच्छा पढ़ के ना दिखाया तो तुम बताना। और मैं अपने दादाजी के साथ गांव में रहने लगा, और गांव की पढ़ाई मेरी बहुत अच्छी होती थी, बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी मित्रों। उन्होंने गांव की स्कूल में एडमिशन दिलाया, और सच बताऊं जिंदगी की वह 8वीं क्लास तक की गांव की वह खूबसूरत, वह खुशबू भरी खुशनुमा शाम और सुबह, और वह धूल की मधुर मृण्मय सुगंध मेरे जीवन में आज भी है। और मैं सच बताता हूं, जहां भी पढ़ा, जो भी किया, लेकिन जो वो खूबसूरती मेरे जीवन में समाई हुई है ना, मेरे 8वीं क्लास तक की गांव की एजुकेशन की शिक्षा ना, वो आज तक जीवन में कहीं कुछ नहीं है। खैर कोई बात नहीं। बदमाशियां थी, बदमाशियों में आम की डाली झूलने चला गया। पापा जी आए हुए थे उसी समय पर, उन्हें पता चला मैं क्लास बंक किया हुआ हूं, क्लास पे उपस्थित नहीं हूं। भयंकर पिटाई हुई, और सच कहता हूं जिस तरह से न कोई ड्रेस न कुछ, जिस तरह से कपड़े पहने थे उसी तरह ले जाकर क्लास में पटक दिया। और उसी तरह उसी दिन मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मेरे टीचर थे शुक्ल जी। तो शुक्ल जी उस दिन पढ़ाने जा रहे थे पृथ्वी, और पृथ्वी के बारे में पहली लाइन जब मैं क्लास में रोते बिलखते पहुंचा तो उन्होंने एक लाइन पढ़ाई, और वो मेरे मस्तिष्क में आज तक छप गई, और मुझे नहीं पता था कि मुझे जीवन में यही पढ़ाना होगा। उन्होंने पढ़ाया, ध्यान से, पृथ्वी को जन्म देने जा रहे हैं इसलिए वो कहानी पुरानी याद दिलाया मित्रों आपको मैंने। उन्होंने पढ़ाया कि पृथ्वी अपने उत्पत्ति से पूर्व आग का गोला थी, और मैं सिसक रहा था। उन्होंने मुझे खड़ा किया, बोले क्यों रो रहे हो, अब क्या बताता।
तो उन्हें लगा कि शायद मेरा दिमाग क्लास में नहीं है, तो बोले जल्दी से बताओ मैंने क्या बोला, नहीं फिर से 2 तमाचे लगेंगे तुमको। अरे मित्रों, उस समय पर पिटाई होती थी, घर में भी पिटाई, टीचर भी पिटाई, पिटाई पर ही पिटाई। ऐसा लगता था हम पीटने की मशीन बने हुए हैं, जिसका मन करता था वही पिटाई करता था। और मुझे पता है आप में से भी पक्का पक्का कुछ लोगों ने तो ऐसी पिटाइयां अवश्य खाई होंगी, अवश्य अवश्य खाई होंगी ऐसी पिटाइयां। पर सच कहते हैं उतना नहीं पीटना चाहिए लोगों को जितना हम पिटाई खाए हुए हैं। पर कोई बात नहीं, आज उन्हीं पिटाइयों की खुशनुमा यादें हैं उन्हीं पिटाइयों की खुशनुमा यादें हैं। आगे ध्यान से सुनो। मैंने बताया कि पृथ्वी आग के गोले की भांति थी। जो बात उन्होंने बताई मैंने दोहरा दी। बोले ठीक है बैठ जाओ। वही आग का गोला आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। आग का गोला, ध्यान से। अभी बिग बैंग थ्योरी मैंने नहीं पढ़ाई, उसे भी पढ़ाऊंगा, एक एक शब्द पढ़ाऊंगा, पर पहले ध्यान से सुनते जाना, पहले ध्यान से सुनते जाना। हमने उस पहली क्लास में पढ़ा और आप सबने भी कभी ना कभी अवश्य पढ़ा होगा कि हमारी पृथ्वी अपने उत्पत्ति से पूर्व, अपने उत्पत्ति कालखंड से पूर्व धधकती हुई, अब मैं अपनी बात जोड़ रहा हूं, धधकती हुई गैसीय आग के गोले की भांति थी। ये आपकी पृथ्वी है, धधकती हुई गैसीय आग के गोले की भांति थी। अर्थात ये आग का गोला तो था, लेकिन तापमान इतना अधिक था कि इसका जितना भी मास था वह सॉलिड नहीं था, वह लिक्विड नहीं था, वह प्लाज्मेटिक नहीं था, बल्कि गैसियस मास के रूप में था। धधकती हुई गैसीय, इसीलिए लाल रंग पूरी तरह से दिखेगा नहीं, तो मैंने पिंक कलर यूज किया है। यह आग के गोले की भांति थी, आग के गोले की भांति थी। कुछ बच्चे लिखे हैं सर हम तो ढोलक जैसे पीटे गए हैं। कोई बात नहीं। ओके आगे बढ़ते हैं। अरे अब मत वृत्तांत बताओ, अब बदमाश बच्चों को देख लो, कुछ भी बताए जा रहे हैं। अब एक बच्चा तो लिखता है कि सर एक बार तो मेरी इतनी पिटाई हुई थी कि मैंने तो अपना पैंट गीला कर दिया था। अब ये सब लिखने की क्या जरूरत है, सुनो यहां पर। कुछ भी, इसीलिए मैं बोलता हूं बदमाश बच्चों पढ़ा करो दोस्तों। यार सच कहते हैं, एक बड़ा भाई, एक शिक्षक आपसे मांग क्या रहा है कि आप पढ़ो बस, इसके बाद भी ना पढ़े तो जिंदगी को लानत है यार। काश हमें भी कोई ऐसा कहने वाला बार बार होता, पढ़ाने वाला बार बार होता। हम तो उस जमाने में पढ़े हैं, उस दौर में पढ़े हैं कि पढ़ना हो तो पढ़ लेना, पढ़ना हो तो ना पढ़, मेरी फीस आ गई है, सिलेबस खत्म हुआ, जा। और आज भी बाजार में सब ऐसा ही करते हैं, मेरी फी आ गई है, सिलेबस खत्म हुआ, जा, सिलेक्शन तेरा होना तो हो जाएगा, नहीं होना तो ना होगा। आगे बात करते हैं। पृथ्वी धधकते हुए गैसीय आग के गोले की भांति थी। क्यों? क्योंकि तापमान बहुत अधिक था। लाखों करोड़ों अरबों वर्षों से यह आग का गोला ब्रह्मांड में अपने सोलर सिस्टम के साथ पड़ा हुआ था। परंतु बिग बैंग की घटना, जिसका जिक्र अभी मैंने नहीं किया, ना करना चाहूंगा, बिग बैंग की घटना आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। उसके बाद जितने भी पिंड बनते गए, बिग बैंग के उपरांत ब्रह्मांड के प्रसार या फैलाव के साथ ब्रह्मांड का तापमान लगातार नीचे गिरता चला गया। वैसे भी ध्यान रखना, आयतन में फैलाव के साथ तापमान में गिरावट आती है। साइंस है और साइंस तो बेसिक साइंस समझना होगा। तापमान में गिरावट आ रही थी। उसी क्रम में हमारे पृथ्वी का भी तापमान धीरे धीरे कम हो रहा था। पृथ्वी का भी तापमान क्या हो रहा था? धीरे धीरे कम हो रहा था। हमारी पृथ्वी भी ठंडी हो रही थी और पृथ्वी के ठंडे होने की प्रक्रिया को शीतलीकरण की प्रक्रिया कहा जाता। नाम यही याद करना पड़ेगा, शीतलीकरण की प्रक्रिया कहा जाता था। अर्थात हमारी पृथ्वी प्रोसेस ऑफ कूलिंग से गुजर रही थी। किससे गुजर रही थी मित्रों? प्रोसेस ऑफ कूलिंग से गुजर रही थी। और जब ये प्रोसेस ऑफ कूलिंग से गुजर रही थी, ध्यान से,
जब आप ये प्रोसेस ऑफ कूलिंग से गुजर रही थी, शीतलीकरण की प्रक्रिया से गुजर रही थी, तो इसके अंदर अंदर कुछ और घटित हो रहा होता है। अब वो अंदर अंदर क्या घटित हो रहा होता है, इसे मुझे उदाहरण से समझाना पड़ेगा। उदाहरण से नहीं समझाऊंगा तो आप याद करोगे और कठिनाई में फंसोगे। समझ रहे मेरी बात की नहीं? तो उदाहरण क्या है, अब इसे देखो। उदाहरण क्या है, ध्यान से समझते जाना। यहां पर एक्चुअली आप नोटिस करिए, और सभी के सभी थोड़ी देर के लिए मेरे साथ साथ अपने किचन में उठ के मत जाइएगा, मन से किचन में चलिए। सभी के सभी लोग किचन में चलिए, आप मेरे साथ साथ पहुंच गए। मन से किचन में जाना, उठ के नहीं चले जाना है, पढ़ना है ध्यान से। 2 घंटे ये ऑफलाइन की क्लास है, ये मानकर पढ़ना है और टेबल चेयर से चिपक कर पढ़ना है, तब जाकर आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा इन कक्षाओं का। ओके, पहुंच गए सभी? ध्यान से। अब आप एक काम करिए, एक बर्तन में जिसमें दूध गर्म किया जा सकता है, आप दूध उबालिए। उबल गया दूध आपका मानकर, अब उबले हुए दूध को ठंडा करने के लिए रखिए। ध्यान से, अभी पृथ्वी की पूरी प्रक्रिया को समझा दूंगा। उबले हुए दूध को ठंडा करने के लिए रखिए। रख दिया ठंडा करने के लिए। अब नोटिस करिएगा दूध में क्या क्या घटित हो रहा है। पहले तो दूध के लक्षण बताता हूं, वही पृथ्वी के लक्षण होंगे, इसलिए बहुत अच्छे से दोनों बात को रिलेट कर पाओगे आप। दूध को बेसिकली कंप्लीट फूड माना जाता है, जिसमें प्रोटीन भी है, फैट भी है, ग्लूकोज भी है, मिनरल्स भी हैं, कुछ विटामिन्स भी हैं। अब जब ये सारी चीजें दूध में मिली हुई हैं तो उसे हम क्या मानते हैं? उसे कंप्लीट फूड मानते हैं, और उसका सेवन हमारे जीवन में बड़ा अपरिहार्य होता है, बड़ा अपरिहार्य होता है। दूध ठंडा होने के लिए जैसे हमने रखा, नोटिस करना, हमें दिखाई नहीं दे रहा अंदर क्या घटित हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे क्या देखते हैं कि कुछ देर बाद दूध की सतह पर मलाई की एक पतली परत जमा हो गई है। दूध की परत पर मलाई की, दूध की सतह पर मलाई की पतली परत जमा हो गई। ये मलाई कहां से आई? ये दूध के अंदर समाहित हुई थी, पृथ्वी के अंदर भी समाहित रहेगी अभी। ये मलाई कहां से आई? ये दूध के अंदर समाहित थी। तो मलाई है क्या? आजकल आप डॉक्टर के पास जाइए ना, अगर आपको कोई कार्डियक प्रॉब्लम होती है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह की प्रॉब्लम होती है, तो डॉक्टर बोलता दूध पीजिए, पर मलाई निकाल के पीजिए, क्योंकि दूध में फैट होता है। बोलता है डॉक्टर कि नहीं कि फैट निकाल दीजिए फिर दूध पीजिए, तो आपको नुकसान नहीं करेगा, वैसा नुकसान वो नहीं करेगा। ठीक है, ओके, मैं समझ गया नुकसान नहीं करेगा। विकास थोड़ा सा एसी ऑन करो। जस्ट वेट दोस्तों, लगातार आप लोगों को बोलते और पढ़ाते हुए ना, सच कहूं तो बॉडी से आग जनरेट होने लगती है। ओके, मलाई की पतली परत, अर्थात वो जो क्रीम आपको दिख रही है वो फैट था, वसा था। और आप वसा को, मतलब तेली आइटम को आप जानते हैं सबसे हल्का होता है, तो जैसे आपने तापमान दिया तो वसा शेष भाग से अलग होकर हल्के होने की वजह से ऊपरी पृष्ठ पर आ गया। ठीक इसी प्रकार से पृथ्वी में भी एक प्रक्रिया घटित होती है। पृथ्वी के जितने भी हल्के पदार्थ होते हैं, पृथ्वी के ठंडा होने के क्रम में वो फ्लोट करते हुए, फ्लोट करने को यहां पर उत्प्लवित मैं बोलता हूं, उत्प्लवित होते हुए वह पृथ्वी के सतह पर आ जाते। ठीक उसी प्रकार से जैसे दूध के अंदर छुपा हुआ वसा, लिपिड फ्लोट करके सरफेस में आया, ठीक वहीं ऐसा ही पृथ्वी के अंदर जो हल्के पदार्थ हैं वह भी फ्लोट करके सरफेस पर आ जाते हैं। और फिर देखो, नोटिस करना क्या होता है, वही जो वसा सरफेस पर आया है ना, वह इकट्ठा हुआ, ठंडा हुआ, ठंडा होकर ठोस रूप धारण करता है। उसी तरह पृथ्वी की सतह में जो कैल्शियम है, सिलिका है, पोटेशियम है, एल्यूमिनियम है
ऑक्सीजन है, सोडियम है, ये तमाम जो हल्के पदार्थ हैं, ये सारे के सारे हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आकर एकत्रित होते हैं और एकत्रित होकर यह यहां जमा होकर पृथ्वी की ऊपर ठोस परपटी का निर्माण करते हैं। दूध की मलाई की परत के भांति ही हमारे पृथ्वी के सबसे हल्के पदार्थ सरफेस पर पहुंचे। और एक और विज्ञान का नियम समझना, जो पदार्थ जितना हल्का होगा उतना शीघ्रता से ठंडा होता है, और यह ठंडे हुए तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन आया। पहले यह गैसियस मास के रूप में रहे थे, अब धीरे धीरे यह ठोस होने के क्रम में आगे पहुंचे और यह ऊपर के परत में ठोस रूप धारण कर लिया, जिसे हम भूपर्पटी के नाम से जानते हैं, अर्थ क्रस्ट के नाम से जानते हैं। लेकिन दूसरे तरफ एक घटना का जिक्र करता हूं, तब आप जाकर इसे कॉन्क्रीट समझ जाओगे। घर में मुझे बहुत अच्छे से याद है कि घर में पहले ऐसा चलन था, अब तो नव संभ्रांत घरों में, तथा कथित शब्द लगाऊंगा, नव संभ्रांत घरों में दूध पीने का प्रचलन बंद होता जा रहा। नहीं, तब मेहमान आता था तो चाहे 56 भोग रहे हों, लेकिन उसके साथ कटोरे में एक दूध भी परोसा जाता था। मैं अपने रिश्तेदार का नाम तो नहीं लूंगा, मेरे एक रिश्तेदार थे, वो आए, कटोरे में दूध पिए भोजन के समय, और मेरे दादाजी साथ में भोजन कर रहे थे। और शुरुआती दौर में मैं अपने दादाजी के साथ ही भोजन करता था, उन्हीं की थाली में, बहुत अच्छा लगता था। मित्रों, जीवन के क्या दिन थे, दादाजी मेरे नहीं रहे। ओके, तो सुनना ध्यान से। जब वो दूध पी के अपना कटोरा रख दिए तो दादाजी उस कटोरे को देखो, और आपके घरों में ऐसा जरूर होता होगा। दादाजी ने कहा, ऐसा करिए कि कटोरे में थोड़ा सा पानी डालिए, उसे खगालिए और पी जाइए। पी गए। जैसा उन्होंने कहा दादाजी ने, उन मेरे रिश्तेदार ने, रिलेटिव ने वो कटोरे को खगाला और पी गए। मैं तब उनसे यह प्रश्न नहीं कर पाया था कि आखिर इसको खगाल कर क्यों पिया जाता था, क्योंकि इतना दिमाग में बात तब बैठा दी गई थी कि यह गोरस होता है और गोरस का अपमान नहीं करना चाहिए, इसलिए पी लेना चाहिए। लेकिन जब बाद में साइंटिफिकली इसे समझने की कोशिश किया तो आज समझना मित्रों, और इसके पीछे का विज्ञान समझना कि क्यों बर्तन में जिसमें दूध पकाया जाए या दूध पिया जाए उसे खगाल कर क्यों पीना चाहिए, तो सुनना ध्यान से। बेसिकली दूध में जो उपस्थित मिनरल्स होते हैं वो सबसे भारी होते हैं। फैट तो ऊपर मलाई की परत के रूप में जमा हो गया, मिनरल्स सबसे भारी होते हैं और वो ठंडा होने के क्रम में बर्तन की तली में जमा हो जाते हैं। अगर आपने खगाल कर दूध को नहीं पिया तो मिनरल्स बर्तन की तली में ही रह जाएंगे और आपके शरीर के अंदर मिनरल नहीं जाएंगे। और अगर पानी में खगाल कर पी लिया तो दूध में उपस्थित मिनरल भी आपके बॉडी में जाएंगे, तो आपकी बॉडी को संपूर्ण आहार मिलेगा। इसीलिए मित्रों, हमेशा ही दूध के बर्तन को खगाल कर पिया करो, चाहे कोई कितनी भी बात करता रहे। आज की डेट में नव संभ्रांत घरों में जाओगे तो यही सोचेगा कितना कंजूस है यार, लेकिन आप बोला करो तू कितना बेवकूफ है यार। आपको कोई कंजूस बोलेगा इस दशा में तो आप क्या बोलेगे, तू कितना बेवकूफ है यार, तुझे इतनी भी बात नहीं पता, इसके पीछे का साइंस भी नहीं पता। बोलना मेरे राजेश सर ने पढ़ाया है कि इसके पीछे का साइंस क्या है। ठीक उसी प्रकार से पृथ्वी के अंदर भी होता है, पृथ्वी में जितने भारी पदार्थ होते हैं, जितने भी हैवियर मटेरियल होते हैं मित्रों, वह भी पृथ्वी के केंद्र की ओर डूबते हैं। भारी पदार्थ पृथ्वी के केंद्र की ओर ठंडा होने के क्रम में गए और हल्के पदार्थ सरफेस की ओर आए। भारी पदार्थों का केंद्र में जाना और हल्के पदार्थों का सतह की ओर जाने की जो यह प्रक्रिया कहलाती है, इसे मैग्मा पृथकीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? मैग्मा पृथकीकरण कहा जाता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन की प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन की प्रक्रिया कहते हैं। ये
पृथ्वी में भी दूध के भांति ही मैग्नेटिक डिफरेंशिएशन हो रहा था, अर्थात भारी पदार्थ केंद्र की ओर जा रहे थे, हल्के पदार्थ सतह की ओर आ रहे थे। जब भारी पदार्थ केंद्र में इकट्ठा हुए तो पृथ्वी के सबसे भारी पदार्थ कौन से थे मित्रों? निकिल तथा फेरस जैसे पदार्थ सबसे भारी थे। तो इन पदार्थों से युक्त पृथ्वी का केंद्र बन गया, जिसे आज भी आप निफे कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? आज भी आप इसे निफे कहते हैं, क्योंकि निकिल एवं फेरस सबसे भारी थे, तो यह केंद्र में जाकर इकट्ठा हुए। समझ में आ गई मेरी बात की नहीं? जबकि हल्के पदार्थ सिलिका है, एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, विभिन्न प्रकार के खनिजों के ऑक्साइड्स हैं, सोडियम है, ये सब हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर पहुंच गए। और सतह पर पहुंचने के उपरांत ये हल्के पदार्थों ने अपनी ऊष्मा खोई, और ऊष्मा खोते हुए कोई भी गैसीय मास तरल में, तरल मास प्लाज्मा में, और प्लाज्मा ठोस में बदलता है, और ठोस में बदलने की प्रक्रिया को सॉलिडिफिकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सॉलिडिफिकेशन कहा जाता है, जिसे हिंदी में ठोसीकरण नहीं कहते बल्कि घनीभूतीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? घनीभूतीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। तो घनीभूतीकरण की प्रक्रिया हुई, जिससे पृथ्वी की बाहरी परपटी ठोस हो गई, और ठोस रूप धारण की हुई पृथ्वी की इस बाहरी परपटी को आज हम किस नाम से जानते हैं? क्रस्ट नाम से जानते हैं। इस केंद्रीय भाग को हम कोर के नाम से जानते हैं, और मध्यवर्ती भाग को हम मैंटल के नाम से जानते हैं। हम किसके नाम से जानते हैं? मैंटल के नाम से जानते हैं। तो इस प्रक्रिया से शीतलीकरण, मैग्मा पृथकीकरण तथा घनीभूतीकरण की प्रक्रिया से क्या हुआ? पृथ्वी हमारी इन 3 परतों में विभाजित हो गई। 3 परतों में विभाजित हो गई, जिसे सियाल, सीमा एंड नीफे भी कहते हैं। इसे ही पृथ्वी की उत्पत्ति कहा जाता है। अब यह प्रक्रिया आज भी अभी चल रही है, लेकिन यह प्रक्रिया जब संपादित हुई, वह कालखंड चट्टानों की आयु के निर्धारण से ज्ञात हो रहा है कि लगभग एग्जैक्ट तो नहीं निकाला जा सकता, लेकिन लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व, लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व ऐसी घटना घटित हुई थी, जिससे हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, और उस उत्पत्ति के बाद आज तक के कालखंड को हम भौगोलिक समय सारणी के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है ना? ये ऑप्शनल में पढ़ चुके हैं। गुड, फिर भी बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो ऑप्शनल में तो पढ़ोगे है, ऑप्शनल में तो और विस्तार, ऑप्शनल में तो मैंने 4 चरण इसके पढ़ाए हैं। ठीक है ना? ऑप्शनल में विस्तार अधिक है। ठीक है, विस्तार अधिक है मित्रों। मैं तो यही बोलता हूं ना कि जीएस इतना दम लगा के पढ़ ले कि ऑप्शनल में मेहनत कम करना पड़े। अरे मित्रों, अति उत्तम दशाएं जीएस ही पैदा कर देती है कि ऑप्शनल की मेहनत घट जाती है, या कि ऑप्शनल में पढ़ लो तो जीएस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। दोनों ही की दोनों बातें हैं। ज्योग्राफी तो एक ऐसा विषय आता है ना, ज्योग्राफी तो, और मुझे पता है अपने प्रहार वैसे से मेरे पास ढेरों बच्चे हैं, ढेरों। और सच कहता हूं, उस परिपाटी को पुनः पुनर्जीवित ना कर दिया तो बताना, बस पढ़ना मित्रों अच्छे से, कि ऑनलाइन कक्षाओं के अंतर्गत घर बैठकर इन्हीं कक्षाओं से टॉप स्कोरर्स पैदा होंगे, पैदा करूंगा वो स्थितियां। चलो कोई बात नहीं, अब इस बात को लिखाना चाहूंगा, जो बात अभी तक आपको समझाई। अब दूध के उदाहरण से आपने चीजों को समझा, और इसी बात को मैं अब आपको यहां पर लिखाना चाहूंगा। लिखें ध्यान से। जियोलॉजिकल टाइम स्केल आपने लिखा था, अब नीचे लिखेंगे। लिखो सभी कुछ ऐसा। प्रयोगों एवं साक्ष्यों से ज्ञात है कि प्रयोगों
एवं साक्ष्यों से ज्ञात है कि हमारी पृथ्वी उत्पत्ति कालखंड से पूर्व धधकते हुए गैसीय आग के गोले के भांति थी। गैसीय आग के गोले की भांति थी, जिसकी वास्तविक उत्पत्ति आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व निम्नलिखित प्रक्रियाओं के फलस्वरूप हुआ है। निम्नलिखित प्रक्रियाओं के फलस्वरूप हुआ है। नंबर 1, प्रोसेस ऑफ कूलिंग, शीतलीकरण की प्रक्रिया। प्रोसेस ऑफ कूलिंग, शीतलीकरण की प्रक्रिया। डैश देकर लिखेंगे। ब्रह्मांड के प्रसार या फैलाव के साथ चूंकि लगातार तापमान में गिरावट हो रही थी, इसी क्रम में हमारी पृथ्वी भी ठंडी हो रही थी। पूर्ण विराम। दूसरा लिखेंगे, प्रोसेस ऑफ मैग्नेटिक डिफरेंशिएशन, मैग्मा पृथकीकरण की प्रक्रिया। डैश देकर लिखेंगे। ठंडा होने के क्रम में गर्म पृथ्वी के गैसीय द्रव्यमान में उपस्थित, क्योंकि तब गैस के रूप में थी, के गैसीय द्रव्यमान में उपस्थित हल्के पदार्थ जैसे सिलिका, एल्यूमिनियम, कैल्शियम आदि हल्के पदार्थ सतह की ओर उत्प्लवित हो रहे थे। उत्प्लवन मैंने बताया, शब्द उत्प्लवन है, यहां पर तैरना नहीं है। सतह की ओर उत्प्लवित हो रहे थे, जबकि निकिल, फेरस तथा मैग्नीशियम जैसे भारी पदार्थ
निकिल, फेरस तथा मैग्नीशियम जैसे जैसे भारी पदार्थ केंद्र में डूबे, केंद्र में डूबे या केंद्र की ओर डूबे, केंद्र की ओर डूबे, पूर्ण विराम लगाओ, फिर तीसरा बिंदु लिखो। प्रोसेस ऑफ सॉलिडिफिकेशन, घनीभूतीकरण की प्रक्रिया, घनीभूतीकरण की प्रक्रिया, डैश देकर घनीभूतीकरण की प्रक्रिया में लिखेंगे, सभी डैश देकर। हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह में उपस्थित हल्के पदार्थ, ऐसा लिखो, सतह में उपस्थित हल्के पदार्थ अपनी ऊष्मा को शीघ्रता से त्यागते हुए अपने ऊष्मा को शीघ्रता से त्यागते हुए ठोस भूपर्पटी का निर्माण करते हैं, ठोस भूपर्पटी का निर्माण करते हैं, जबकि निकिल तथा फेरस जैसे भारी पदार्थ, निकिल तथा फेरस जैसे भारी पदार्थ केंद्रीय क्रोड, केंद्रीय क्रोड का निर्माण करते हैं, केंद्रीय क्रोड का निर्माण करते हैं, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। इस प्रकार से तीन क्रमिक परतों वाली, अब दोनों के बीच की मध्यवर्ती परत मेंटल है, तो इस प्रकार से तीन क्रमिक परतों वाली पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व, लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है, मानी जाती है। पूर्ण विराम लगाएंगे, पैरा चेंज करेंगे, लिखे तब से लेकर आज तक के कालखंड को हम 4 क्रमिक वर्गों में विभाजित करते हैं। पूर्ण विराम लगाकर डैश देकर लिखेंगे महाकल्प, तीर का निशान, कल्प, तीर का निशान, युग, युग का निशान, तीर का निशान, शक, इयॉन, एरा, इपोक एंड एज, ठीक है। इसके बारे में अब डिटेल से हम लोग कब पढ़ेंगे? कल। संभव है कि कल की कक्षा में अभी फिनिश भी ना हो, मस्ती से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग हर 1-2 वर्षों में पीटी में पूछा जाता है, मेंस में प्रश्न डायरेक्टली स्टेट स्पीसीज में तो पूछे गए, बट यूपीएससी ने अभी नहीं पूछा, पूछे जाने की संभावना बनी भी रहेगी। तो हम लोग इसे अब कल की क्लास में पढ़ेंगे। आशा करता हूं, संभावित अपेक्षा भी है
कि जो भी पढ़ाया हूं आपके मस्तिष्क तक अपनी बात पहुंचाने में शायद सफल रहा हूं। एक एक बात अक्षरशः क्लियर करने की कोशिश मैंने की है, शुरुआत से लेकर के आखिर भू आकृति विज्ञान क्यों भू आकृति विज्ञान है, इसका पाठ्यक्रम क्या है, कैसे है, किस रूप में पढ़ा जाना चाहिए, शुरुआत कैसे होती है, पढ़ने का तरीका तौर तरीका क्या हो सकता है, लिखने का तौर तरीका क्या हो सकता है, सब कुछ समझाने का प्रयास किया है। जहां तक है आपको बातें समझ में अवश्य आई होंगी। इन्हीं बातों के साथ ध्यान रखें, आज की इस कक्षा की समाप्ति करेंगे, लेकिन आप सभी इस टॉपिक को पढ़ने के लिए कल उपस्थित हो, लेकिन इस मेंटल स्टेटस के साथ उपस्थित होंगे कि कल की क्लास जितनी भी चलेगी सारी इंग्लिश में चलेगी, पर एक ऐसा शब्द नहीं होगा इंग्लिश का जो आपको समझ में ना आए। इसके लिए सभी तैयार रहेंगे। क्यों इंग्लिश में चलेगी, कल बात करेंगे। क्लास की समाप्ति करते हैं मित्रों। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।